हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि सबको पता है कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, बीएससी एंट्रेंस। ठीक है, बीएससी वालों का कल एग्ज़ाम है सुबह के टाइम पे। तो आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, पूरी उम्मीद है मुझे। आपने सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे तो आपका काम वाकई में बन जाएगा। हाँ, तो आज हम ये लेक्चर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने आपके मैथमेटिक्स के जितने भी फार्मूलेज हैं मैथ वालों के लिए हैं, जितने फार्मूलेज हो सकते हैं 11 12 के मिला के मैंने सारे इसमें, देखो जितने बेसिक फार्मूलेज थे वगैरह थे वो हमने तो क्वेश्चन में डिस्कस ही कर लिए, कुछ बचा नहीं है। बट ये अलग से सेपरेट वीडियो है इसलिए ताकि आप 40 50 मिनट में इसको इंटू टू कर लीजिएगा। ऑप्शन होता है यूट्यूब में, ठीक है, ऑप्शन होता है यूट्यूब में कि आप इंटू टू कर लें। यहाँ पे 3 डॉट दिखा रहेगा, उस पर क्लिक करके आप इंटू टू या इंटू 1.5 पे इसको देखिएगा। तो जाहिर सी बात है आपका लेक्चर 30 मिनट से 35 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आपको सारे फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन मैं तो कहता हूँ पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इससे आ जाता है। ठीक है, अगर आपने पूरे फार्मूलेज पढ़े हैं तो अच्छे से आप कर ले जाएंगे, परेशान मत होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किया। पहला हमारा पोर्सन है वेक्टर का। वेक्टर से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। वेक्टर क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 किलोमीटर आप नॉर्थ ईस्ट में दौड़े और घर आपका नॉर्थ ईस्ट में था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि तो आपका फ्रेंड जो है वो 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट में दौड़ा। ठीक, लेकिन उसका घर साउथ ईस्ट में था। तो अगर मैं आप दोनों ने 2 2 किलोमीटर की रेस लगाई और आप मान लो वो नॉर्थ ईस्ट में चला गया आपका दोस्त और आप साउथ ईस्ट में चले गए, तो आपका जो है घर तो अलग पड़ गया। तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा घर कहाँ पे है, हमको किस डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए था? तो हम कहने का मतलब है जीवन जीने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता महत्वपूर्ण रूप से है, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। कि कोई काम आप करते हैं तो कितने मैग्नीट्यूड में करते हैं और किस दिशा में करते हैं। अगर दिशा गलत होगी तो दशा तो खराब होनी ही है। चलो देखते हैं वेक्टर। वेक्टर में देखो मैं मतलब फटाफट से नहीं बताऊंगा, एकदम इत्मीनान से हम लोग चलेंगे। 1 आध घंटा लग जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेक्टर क्या होता है हमारे पास? जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। एग्जांपल सर, जैसे वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड क्या है? स्पीड हमारा केवल मैग्नीट्यूड देता है। कोई 10 किलोमीटर पर सेकंड की या पर मिनट की स्पीड से या पर आवर की स्पीड से चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला। ठीक है, तो उसका दूसरा स्पीड जोड़ा जाएगा, और अगर वो नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर पर आवर से चला तो उसका दूसरा, नहीं सेम स्पीड है। इसलिए ये मैग्नीट्यूड केवल रखता है, स्पीड जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। चलो वेक्टर देखते हैं। कोई वेक्टर आपका लिखा कैसे जा सकता है? 3 डायरेक्शन में। आपको पता है 3 प्रकार की आपकी एक्सिस होती हैं। ये होता है आपकी वाई एक्सिस, ये होता है आपकी एक्स एक्सिस, ये होता है आपकी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो आपका के कैप होता है। के कैप क्या मतलब हुआ? के ऊपर टोपी लगाने से ये हमारा जेड डायरेक्शन का वेक्टर हो जाए। ये नोटेशन है, आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके नाम की स्पेलिंग सपोज दैट शिवम की SHIVAM है, तो आप उसको याद करते हैं, ये नहीं पूछते कि यही स्पेलिंग क्यों है। तो इसीलिए आप याद रखिए जेड डायरेक्शन का वेक्टर होता है के कैप, और वाई डायरेक्शन का वेक्टर आपका होता है क्या कहते हैं, जे कैप। और एक्स डायरेक्शन का वेक्टर आपको कौन सा होता है? आई कैप। और ये वेक्टर कौन से हैं? इनका मैग्नीट्यूड 1 है। हमने क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को ज़्यादा फेवर में करते हैं। तो हमने जब वेक्टर्स को बनाया तो हमने आई जे के कैप इस प्रकार से बनाया कि इनका मैग्नीट्यूड हमने 1 ले लिया। मतलब डायरेक्शन के लिए हमने इनको बनाया था, इनका मैग्नीट्यूड हमने 1 ले लिया। ठीक, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई जे के कैप। चलो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्यतः हमने डिफाइन किया। कोई वेक्टर आपका कैसे लिखा जाता है? ए आई कैप प्लस A1 एक आई कैप प्लस B2 जे A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। एक मिनट, कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो 3 कंपोनेंट थे हमारे वेक्टर के, इस डायरेक्शन में, इसमें इसमें, तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो वो वेक्टर का सामूहिक रूप कलेक्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक, चलो तो ये हमारा वेक्टर हो गया। अब इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं? देखो आपसे पूछता है पहले डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होता है किसी वेक्टर के डायरेक्शन का कॉस। मतलब जैसे मैंने कहा कि सपोज दैट यहाँ पे एक वेक्टर है, एक वेक्टर जो एंगल यहाँ से बना रहा है थीटा, तो इसका कॉस अगर हम ले लेंगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। इतना ही समझिए आप बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है? जब कोई वेक्टर आपके पास गिवन होता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला होता है, आप लिखेंगे एल से। 3 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, LMN। तो एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा निकालने के लिए आप A1 ले लीजिए और A1 को इसके मॉड से डिवाइड कर दिए। मॉड क्या होता है? किसी वेक्टर का मॉड मतलब √A1² प्लस A2² और प्लस में A3²। ठीक, इसका मॉड होता है। तो किसी को अगर कॉस अल्फा निकालना है तो A1 को मॉड A से डिवाइड करिए, M यानी कॉस बीटा निकालना है, ये सारे डायरेक्शन कोसाइन है। तो A2 को मॉड A डिवाइड करिए। अगर आपको निकालना है एन यानी कि कॉस गामा, तो A3 को मॉड A से। पैटर्न समझ में आया? मतलब जो हमने एन लिया था तो हमने इन दोनों को कंसीडर नहीं किया, केवल इसको लिया और इसके मॉड से होल से डिवाइड कर दिया। और जब इसे हमने क्या कहते हैं एम लिया है तो A2 को कंसीडर किया, मॉड A से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो चलो अब चलते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने वेक्टर डायरेक्शन के कोसाइंस निकालने हैं, जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनसे रिलेशन पूछ लेता है डायरेक्ट कि इनमें क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले जानिए L² प्लस M²
प्लस एन स्क्वायर, ये आपका 1 होता है, हमेशा इसको नोट करते रहिए। कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखो, अगर मैं कास स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूँ, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो यहाँ से 1 1 जुड़ के 3 होगा और ये 3 इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब इससे जाके तो ये आपका 2 बचेगा और ये साइन उधर करके सॉल्व दिखा दूँ। जैसे देखो, इसी को मैंने इसी को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 1 मिनट, इसी को मैंने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में 1 माइनस क्या कहते हैं साइन स्क्वायर गामा और बराबर इसके किसके दिया था 1 के। अब देखो 1 1 2 1 3 और यहाँ से ये 1 उठ के इधर चला गया तो 3 माइनस 2 इधर हो गया और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर गामा माइनस का, ये इसको इधर लेकर चले जाएंगे राइट साइड में, तो ये प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब 3 में से 1 गई, सॉरी 2, तो यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए, दोनों पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है कि cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा क्या होता है। अब इसको भी तोड़ के आप लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1 और इधर उधर करके जब लेके सॉल्व करेंगे तो यही रिलेशन से आपका ये निकल आएगा क्या कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा बराबर -1। 3 रिलेशन मैंने आपको रटाया, क्या रटाया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है वेक्टर के केस में। कास अल्फा कास बीटा कास गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से, इनको और किससे डिनोट करते हैं, एलिमेंट से। अगला साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होता है। कास 2 अल्फा कास 2 बीटा कास 2 गामा बराबर -1 होता है। इनमें से कोई भी रिजल्ट आपका पेपर में पूछा जा सकता है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसको रट लीजिए, ठीक है। अब आओ, एंगल मेड बाई वेक्टर्स बाई विद एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर दे देता है कि एक वेक्टर है आपके पास, सपोज दैट A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और पूछ लेता है एक्स वाई प्लेन के साथ इसका एंगल बताओ, वाई जेड प्लेन के साथ इसका एंगल बताओ, जेड एक्स प्लेन के साथ इसका एंगल बताओ। प्लेन के एंगल का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट ये आपका वेक्टर है, यहाँ आपका एक प्लेन है, ठीक है, तो इस वेक्टर का इस प्लेन के साथ कितना एंगल है, मतलब यहाँ से एक जो वेक्टर एंगल बना रहा है इस प्लेन के नॉर्मल के साथ इसका कितना एंगल है, ये आपसे जब पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे। जब आपसे एक्स वाई वेक्टर पूछेगा तो आप एक्स को काटेंगे, वाई को काटेंगे, केवल जेड को लेंगे, यानी A3 और बटे में डिवाइड करेंगे इसके मॉड से और इसको साइन थीटा के रूप में लिखेंगे। सर अब इसको अगला को कैसे लिखूँ, वाई जेड के साथ अगर इस वेक्टर का एंगल मैं पूछूँ तो आप वाई को काट देंगे, जेड को काट देंगे, कौन बचा A1, तो A1 लिखेंगे और मॉड A से डिवाइड कर देंगे और यही वैल्यू आपकी साइन थीटा की हो जाएगी, तो एंगल आप निकाल लीजिएगा, ठीक, बड़े आसानी से। अगर जेड एक्स की बात करें तो सर, तो जेड को काट दो, एक्स को काट दो, बचा क्या A2 लिखा और फिर मॉड A से इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन याद रखना ये साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। तो इस प्रकार से आप एंगल मेड बाई वेक्टर्स बाई विद एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आओ देखो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है, परेशान मत हो। देखो, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके एग्जाम में आया कि कोई एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है, उसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट उसका लेते हैं तो मॉड ए का होल स्क्वायर होता है। जैसे मैंने आपको दे दिया वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर, और दूसरा इसका डॉट प्रोडक्ट दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आप इनको इससे डिवाइड गुणा मत करिए, क्या करेंगे आप ये करेंगे कि आप इसी का मॉड निकाल लेंगे, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसी प्रकार से इसमें भी वैलिड हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में कैसे वैलिड हो जाएगा, A प्लस बी डॉट A प्लस बी, तो हो जाएगा मॉड A प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ले लेंगे A माइनस बी डॉट A माइनस बी, तो हो जाएगा मॉड A माइनस बी का होल स्क्वायर। मॉड कैसे निकलता है, जैसे देखो एक वेक्टर है आपका, सपोज दैट A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप। तो अगर मैं मॉड ए की बात करूँ तो क्या करना है, कोफिशिएंट का अंडर रूट लेके स्क्वायर करके जोड़ देना है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये सबको बताओगे मॉड कैसे निकालते हैं। A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी, इसका भी मॉड ऑफ A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप देखते हैं कुछ रिजल्ट जो आपसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। एंगल मेड बाई टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी अपन मॉड बी होता है, सबको याद होगा, बेसिक्स ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा, ठीक है। cos थीटा बराबर A डॉट बी अपन मॉड बी होता है। अब केसेस देखते हैं, इसके केसेस आपके एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे। सपोज दैट थीटा हमारा एक्यूट एंगल है 90 से छोटा है, अगर थीटा 90 से छोटा है तो आपको पता है कि cos थीटा भी 90 से छोटा होगा। थीटा जो है, मतलब एक मिनट, cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 90 का मान कितना होता है 0, यानी थीटा बढ़ने के साथ साथ जो cos थीटा का मान है वो घटता है, cos थीटा का मान है घटता है। तो इसका मतलब cos थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में बढ़ता जा रहा है, तो यानी cos थीटा हमारा इंक्रीजिंग यानी ग्रेटर देन 0 है। अब cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो इस इक्वेशन से देखिए, अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 ही तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तभी तो ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि हमारा A डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कि आपका थीटा एक्यूट एंगल हो तो A डॉट बी ग्रेटर देन 0 होता है।
अगला रिजल्ट, जब थीटा आपका ऑब्ट्यूस एंगल है यानी 90 से 180 के बीच में, तो आप याद रखिए cos 90 का मान तो 0 होता है, लेकिन cos 180 का -1 होता है, यानी 90 से 180 के बीच में थीटा का मान घट रहा है तो cos थीटा का मान भी घट रहा है, यानी कि cos थीटा 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होगा। तो यहाँ से देखिए ए डॉट बी लेस देन 0 होगा। ये सारे रिजल्ट हैं, याद रखिए, इसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री हो, सबको पता है ए डॉट बी बराबर 0 होता है। क्यों? थीटा बराबर 90 होगा तो cos 90 का मान 0 और ये मल्टीप्लाई होकर ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। अगर पैरेलल होंगे दोनों वेक्टर्स तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा 180 होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे और उस केस में ए डॉट बी बराबर माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी होगा। यहाँ से देखिए अगर cos थीटा की जब -1 रख दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिजल्ट तो निकल के आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस खाली दिमाग लगाना है कि क्या क्या होता है। मैंने क्या बताया, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब सुनो, अगर मैं 90 से 180 की बात करूँ तो 90 का मान होता cos 90 0 और cos 180 -1, यानी पहले तो 0 था और फिर -1 हो गया, यानी माइनस में चला गया। इसका मतलब cos थीटा जो है थीटा बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे घट रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपको केसेस केवल देखने हैं बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। दो वेक्टर आपको दिए जाएंगे, सपोज दैट मैंने दे दिया ए कैप बराबर 2i कैप प्लस ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और एक वेक्टर मैंने आपको बी दे दिया और इसको मैंने दे दिया आपको i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये दे दिया। अब मैंने कहा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसका एक फार्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का, जो ऑन रहेगा ऑन वाला वो नीचे उसका मॉड लिखा जाएगा और बाकी इन दोनों का डॉट। यही आपको ट्रिक से याद रखना है। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछे तो बी डॉट ए कर दो, यानी इन दोनों का डॉट ले लो और जिसके साथ ऑन चिपका हो उसका मॉड्यूलस नीचे लिख दो, जिसके साथ ऑन चिपका हो उसका मॉड्यूलस नीचे लो। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्वेश्चन आएगा, याद करो। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का क्या मतलब होता है, इन दोनों का डॉट लिख दो ऊपर। ठीक है, ये तो हर केस में करना है। बी ऑन ए पूछे तब भी बी डॉट ए ऑन बी पूछे तब भी ए डॉट बी। ठीक, लेकिन नीचे क्या आएगा, तो जिसके साथ ऑन चिपका है उसका मॉडुलस नीचे आएगा, जिसके साथ ऑन चिपका है उसका मॉडुलस नीचे आएगा। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर। अगर दो वेक्टर आपको दिए हैं ए और बी और उनके मॉड का होल स्क्वायर अगर जोड़ के पूछे, जैसे ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर पूछे तो होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। अब प्लस माइनस यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन याद रखो यहाँ पे 2 ऑफ मॉड ए मॉड बी नहीं है, यहाँ पे 2 ए इंटू बी है, ए डॉट बी है, मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिखा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत लड़के इसको ऐसे रट लेते हैं मॉड ए मॉड बी लिखा है, नहीं ये नहीं होता है। ए डॉट बी और मॉड ए मॉड बी में फ़र्क होता है। ठीक, इसको याद रखना। अगला देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर। सबको पता है ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, यानी ये बी डॉट सी बी सी डॉट ए सी है। तो पैटर्न है, इसको रट लीजिए बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये हमारा फार्मूला देखता है, स्टार फार्मूला नोट लगा के लिख लीजिए, ये पेपर में आ सकता है कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी अगर पूछे तो ये होता है मॉड ए, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर। अगर दो वेक्टर आपको दिए हैं ए और बी, देखो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मान लो आपको दे दिए ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी बराबर दे दिया -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब पूछ लिया ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो आप मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा के करेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप मॉड ए निकालिए और मॉड बी निकालिए और मॉड ए का होल स्क्वायर करके मॉड बी से घटा दीजिए। देखो मॉड ए जो निकालोगे स्केलर आएगा, सपोज दैट 4 आया, ठीक, तो उसका स्क्वायर माइनस ये सपोज दैट आपके पास 3 आया, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गई, कितना हो गया 9 7 16, तो 7 आंसर खट से मार देंगे। और इसको जब आप पहले जोड़ेंगे दोनों वेक्टर को, फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए फार्मूला याद रखो। अगला फार्मूला है मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब यही फार्मूला, जैसे इसको खोलोगे तो यहाँ पे प्लस में 2 आएगा 2 ए डॉट बी, और इसको खोलोगे तो माइनस में 2 ए डॉट बी आएगा, और बाकी तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर दोनों में आएगा, तो कट की क्या हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, इसकी जगह लिखना मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, इसकी जगह लिखना मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, तो माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी से इसका 2 टाइम्स ए डॉट बी खत्म हो जाएगा, तो आपके पास 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर बचेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सारे फॉर्मूले इकट्ठा आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करके इसको बनाया गया ताकि आपका पेपर अच्छे से हो। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये सबसे ज़्यादा अभी तक कुछ ना याद किया हो तो इसको जरूर याद कर लो, क्योंकि ये पेपर में डेफिनेटली आपके कमिंग होने वाला है कल सुबह सुबह। क्या है, यदि मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड ए माइनस बी हो, ध्यान दीजिए, यदि मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड ए माइनस बी हो तो ए परपेंडिकुलर टू बी होगा। ये कंडीशन याद रखो। इसी का कन्वर्स भी ट्रू है कि यदि ए परपेंडिकुलर टू बी है, यानी ये अगर है ए परपेंडिकुलर टू बी, तो ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, देखो
ये अगर है मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए माइनस बी, तो ए परपेंडिकुलर टू बी है, और अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको याद रखो। अगला देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मॉड ए बराबर मॉड बी होता है तो ए प्लस बी आपका ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है। अगर ए प्लस बी आपका ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ कि मॉड ए बराबर मॉड बी होगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे मत कहना, इसको रट के जाओ। ठीक है, क्या कहा मैंने कि मॉड ए बराबर मॉड बी है तो ए प्लस बी ए माइनस बी के परपेंडिकुलर होगा। और अगर ए प्लस बी आपका ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब मॉड ए बराबर मॉड बी है। ठीक, कन्वर्स भी इसका ट्रू है। बस थोड़ी देर इसको इंटू 2 इंटू 1.5 पर देखते जाओ और पूरा का पूरा फार्मूला रिवाइज है, इसमें कुछ बचा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन वगैरह जितना मतलब जितने फार्मूला हो सकते हैं सब है। चलो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूले देखते हैं। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसमें टू इंटू बी क्रॉस ए आ जाता है। देखो जब ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी होगा तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स बी क्रॉस ए, और जब आपका ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी होगा तो ये आएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपसे जब पूछेगा तो वही नहीं निकल पाता है। इनको जो घटाओगे जोड़ोगे उसके बाद उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मतलब बी क्रॉस ए निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। चलो तीसरा देखते हैं हम लोग, क्या है कि ए क्रॉस बी के मॉड का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मॉड का होल स्क्वायर या ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये क्योंकि मॉड ही होता है। देखो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कोई वेक्टर आएगा, उसके मॉड ले लेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में उसी वेक्टर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का होल स्क्वायर करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, स्टार बना के लिखो, इसको रट ला लो। क्या, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। बस देखते जाओ, रटता चला जाएगा। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रेंगल आपसे पूछे, सपोज दैट कोई ट्रेंगल है आपका, ये साइड ए है ये साइड बी है और दोनों वेक्टर में दी हुई है, तो एरिया ऑफ अगर ट्रेंगल आपसे पूछता है तो होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस अपॉन में 2, और ए क्रॉस बी का मॉडुलस अपॉन में 2, और क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग निकालना जानते हैं डिटरमिनेंट के थ्रू। यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे, यहाँ के नीचे इसका कोफिशिएंट और फिर दूसरे का यहाँ पे कोफिशिएंट और उसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ, मॉड है यहाँ पे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, यानी पैरेललोग्राम है सपोज दैट आपका, ठीक है, और उसकी एक साइड ए दी हुई है एक साइड बी दी हुई है, तो इसका अगर एरिया पूछे तो ए क्रॉस बी का मॉड निकल के आ जाएगा। अब अगर आपको विकर्ण दिए हुए हैं, सपोज दैट आपको पैरेललोग्राम के विकर्ण दिए हुए हैं ये, ठीक है, ये D1 दिया हुआ है, ये D2 दिया हुआ है, तब ऐसे आप पूछे तो हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस। लेकिन D1 क्या होगा यहाँ पे, D1 होगा ए प्लस बी जो साइड है, और D2 क्या होगा ए माइनस बी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कह रहा है कि अभी स्टेट लाइन वगैरह ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कहता है इफ़ ट्रायंगल टचेस कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए बी सी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है अगर जो हमारा ट्रायंगल है, सपोज दैट हमारा जो ट्रायंगल है ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास सपोज दैट ट्रायंगल है। अच्छे से थोड़ा बनाइए सर, समझ में आ जाए। हाँ एक मिनट, देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये कह रहा है ए बी सी पर अगर ये टच करे तो इसका एरिया बताओ। तो इसका एरिया जो होता है वो याद रखिए अंडर रूट में क्या लिखा है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर बटे में 2, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर का रूट बटे में 2, यानी अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो स्टार फार्मूला, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, साइन की पावर 4 थीटा। अच्छा देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन मैंने आपको वैल्यू पुटिंग से करने बिल्कुल सिखा दिया, मास्टर हो गए उसमें आप, तो आपको करना तो वैल्यू पुटिंग से, लेकिन कुछ क्वेश्चन का फार्मूला याद रखेंगे। तो जैसे कभी पूछ लिया कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का आप वो बताइए इंटीग्रेशन, या कुछ अगर ऐसे करके पूछ लिया और ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो उसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको याद रखो। इसी प्रकार साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 माइनस, देखो रटो कैसे, इसको याद कैसे करोगे, यहाँ पे 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2, तो यानी 1 माइनस 2 है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इधर देखो यहाँ पे 6 है, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ देखो दूसरा है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर 2 थीटा बटे में 2, और ये है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 कास स्क्वायर 2 थीटा बटे में 4। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये याद रखो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा बराबर -1/-3 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आपके पास पूछ लेता है कभी कभी, 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। जैसे मैं आपको देता हूँ इंटीग्रेशन करिए, 1/25 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में
16 कास स्क्वायर एक्स, 16 कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए क्या, 1/ab tan इनवर्स a बाई बी tan x। अगर मैं यहाँ पे 25 लिख दूँ ए स्क्वायर की जगह तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5। अगर मैं बी स्क्वायर की जगह 16 लिख दूँ तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4। फार्मूला लगा दो 1/5 × 4 यानी कि 20, फिर लगाएंगे tan इनवर्स और फिर tan a बाई बी यानी 5/4 और फिर tan x और प्लस में c। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो फटाक से कर ले जाएंगे कि 1/a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे याद करो 1/ab tan इनवर्स a बाई बी tan x प्लस c, 1/ab tan इनवर्स a बाई बी tan x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² sin स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1/ab tan इनवर्स a बाई बी tan x प्लस c, 1/ab tan इनवर्स a बाई बी tan x प्लस c। चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है और बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, यानी कि इसका कोफिशिएंट इसके साथ और इसका कोफिशिएंट इसके साथ लाके बीच में अगर माइनस साइन हमने दे दिया यहाँ पे, सपोज दैट माइनस लग गया है सॉरी, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी हो तो ये याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। ठीक, ओके। चलो अगला देखते हैं कि यहाँ पे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा ए बाई बी। तो इसको आप नोट कर लें, इसको बिल्कुल एकदम से याद रखें। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर आपको दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 तो √2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ना, और साइन का कोफिशिएंट 1 है कॉस का 1 है, यानी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कंडीशन सर्टिफाई होगी। अब आपसे पूछ लिया कि साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, इसका मान बताओ। तो आप थीटा का मान पहले निकालेंगे। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो ए बराबर 1 है बी बराबर 1 है तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर √2 हो गया। अब tan थीटा कैसे निकलता था, ए बाई बी से हमने ऊपर ही देखा है, ए का मान 1 है बी का मान 1 है तो tan थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि आपका आ गया थीटा tan इनवर्स 1 आ गया और tan इनवर्स 1 45 डिग्री होता है तो थीटा आपका 45 डिग्री निकल के आया। रखते चले जाओ यहाँ पे साइन 2 थीटा तो साइन 2 गुणे 45 हो गया, कॉस 2 थीटा तो कॉस 2 गुणे 45 हो गया, साइन 4 थीटा तो साइन 4 टाइम्स 45 डिग्री हो गया। अब देखो साइन 90 का मान 1 होता है 1 लिखा, कॉस 90 का मान 0 होता है 0 लिखा और यहाँ पे साइन 180 है, साइन 180 का मान भी 0 होता है, यानी कि 1 + 0 बराबर 1 आंसर है। तो अगर आप ये जानते नहीं फार्मूला तो इसको कर नहीं सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला क्या है, आपको कभी भी पूछे tan x प्लस sec x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1 तो ये आपका 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। और आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, जैसे देखो अगर कहीं आपको ये दिखे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इसको आप ऊपर करेंगे तो ये नीचे तो आएगा लेकिन यहाँ पे साइन दूसरा हो जाएगा। मतलब इसी को आप लिख सकते हैं, ये कन्वर्टिबल होता है कि ऊपर कर दें आप कॉस को बट नीचे यहाँ पे प्लस था तो नीचे माइनस आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x होगा। ऐसे ही कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर x है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/x होगा। इन दोनों को आप याद रखिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर x है यानी कि तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x होगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ से देखो tan से tan खत्म हो जाएगा तो 2 सेक थीटा आएगा आपका x प्लस 1/x, तो इस तरह से सेक थीटा आपका x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x आ जाएगा। यानी कि ये आप याद रखेंगे तो इससे सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं, tan थीटा का मान लेकर tan थीटा का निकलना होता है तो दोनों को हटा देते हैं हम, तो सेक से सेक खत्म हो जाता और 2 tan थीटा बराबर x प्लस 1/x आ जाता। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे इन दोनों को, तो आप आसानी से सेक थीटा और tan थीटा का मान भी निकाल लेंगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने वीडियो में मैंने आपको इसको पढ़ाया। अब अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत हो गया मैक्सिमम मिनिमम से, वो आके कहा कि सर मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन गलत हो गया है तो डंडा उठा के काटना पड़ेगा उसको। ठीक है, और कोई उपचार नहीं है। मैंने आपको कम से कम 70 क्वेश्चन करवाया है मैक्सिमम मिनिमम पे, कुछ बचा नहीं है। आप किसी का पेपर उठा के देख लीजिए, आप SSC का पेपर उठा लो, CHSL का, CGL का, NDA का कोई भी सेट उठा के देख लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर BHU उठा के देख लो, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट से जितने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया उससे कम ही लेवल सबका है।
ठीक, तो क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम को मैंने सारे फार्मूला आपको कवर करा दिए थे, जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल कल के एग्जामिनेशन के लिए, उनको देखो। यहाँ पे पहला क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ भी आपको दिखे ऐसा फॉर्म ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसमें जानो मैक्सिमम कौन होगा, जो ए बी में बड़ा होगा, मिनिमम कौन होगा, जो ए बी में छोटा होगा। जैसे मैंने लिखा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आसान है देखो, 5 साइन स्क्वायर थीटा यानी 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा जो इन 5 और 6 में से बड़ा है। तो कौन बड़ा है, 6, तो मैक्सिमम 6 हो गया। मिनिमम कौन होगा, जो 5 और 6 में छोटा है, तो 5 छोटा है ना, तो मिनिमम 6। कुछ करना नहीं है, मैक्सिमम के लिए बड़ा देखना है, मिनिमम के लिए छोटा देखना है। सॉरी, स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि साफ साफ दिखे। अब आओ नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि साइन की पावर एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा। अगर इस तरह से दिया हो, जैसे दिया हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, आपसे इसका मैक्सिमम मान पूछ ले, मिनिमम मान पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम मान इसका जो होता है 1/2 की पावर एन होता है। मगर मिनिमम मान के केस में दो कंडीशन होती है। अगर एन आपका ऑड है, जैसे यहाँ पे क्यूब लिखा हो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, तो आपका मान जो मिनिमम निकलता है वो मैक्सिमम का निगेटिव निकलता है, निगेटिव ऑफ मैक्सिमम, इसको आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर गलती से भी आपका इवन निकला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका मान 0 होता है मिनिमम का। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम के लिए 1/2 लिखेंगे, उसकी पावर जितनी यहाँ पे चढ़ा देंगे तो 1/4 हो जाएगा क्या, मैक्सिमम मान। अब इसका मिनिमम के लिए 2 आपका इवन है तो 0 हो जाएगा। अगर यही क्यूब लेता मैं तो 1/2 की पावर 3 हो जाता मैक्सिमम मान, लेकिन मिनिमम के लिए ये चूँकि आड है तो इसी के आगे निगेटिव लगा तो 1/2 की पावर 3 ये आपका मिनिमम हो जाता। तो इसको आप याद रखिए। अगला देखते हैं साइन 2nx प्लस कास 2nx। जैसे मैं दे दूं आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, तो सबको पता है इसका मैक्सिमम मान कितना आता है, 1। तो जाहिर सी बात है साइन 2nx प्लस कास 2nx का मैक्सिमम मान तो 1 ही आएगा। मिनिमम के लिए क्या करते हैं आप जानिए कि यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा साइन की पावर 6x प्लस कास की पावर 6x का मिनिमम मान बताओ, तो ये आपको 2x फॉर्म में दिख रहा है ना, 2n के 2 × 3 लिख सकते हैं 6 को। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे, इसका मिनिमम मान, तो मैक्सिमम तो 1 निकल के आएगा साइन की पावर 6x प्लस कास की पावर 6x का। लेकिन जब आप इसका मिनिमम निकालना चाहेंगे तो वहाँ पे x की जो है 45 डिग्री रख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मिनिमम निकाला है 1/√6 प्लस में क्या कहते हैं 1/√2 की पावर 6, और 1/√2 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा। 1/√2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, और 1/8 को 2 बार जोड़ेंगे तो 1/4। तो इस तरह से याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के देख लो। कभी भी पूछे कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम मान तो इन्फिनिटी होता है, मिनिमम मान 2√a भी होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो इसको आप रटे रहिए, एकदम बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान तुरंत इन्फिनिटी, मिनिमम मान 2√a × b, 2√4 × 3 बराबर 2√12। तो इसको याद रखिए आप। एक फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, tan θ/2 बराबर cosec थीटा माइनस cot थीटा, और cot θ/2 बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे tan 15 डिग्री का मान, tan 15 डिग्री का मान। अब tan 15 अगर आपको वैसे नहीं याद है तो आप इस फार्मूले रखो। tan 15 इसको कैसे बनाओगे, tan 30/2 कर दो, बट tan 15 बन जाएगा। तो थीटा के बजाय यहाँ पे कितना आ गया, 30, और इसका फार्मूला क्या होता है, cosec 30 और माइनस में cot 30, और cosec 30 की भी वैल्यू आपको पता है, cot 30 की भी पता है, तो tan 15 का मान इससे निकाल लेंगे। इसीलिए फार्मूला रटाया था कि tan θ/2 बराबर cosec थीटा माइनस cot थीटा होता है, cot θ/2 बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो cot है तो cot को भाई हमने पॉजिटिव साइन दिया, यहाँ पे tan है तो हमने cot को पॉजिटिव साइन नहीं दिया है, उसको हमने निगेटिव साइन दे दिया, पक्षपात कर दिया बेचारे के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, कहीं भी आपको दिखा साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा। सर जैसे मैंने आपको दे दिया साइन ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दे दिया क्या कहते हैं 60 में 15 डिग्री 75 डिग्री, ठीक, और यहाँ पे 75 में 15 हमने जोड़ दिया, सपोज दैट 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो इस तरह से आपका जो भी आएगा वैल्यू, तो साइन 3 θ/4 होता है, देख लीजिए इसको चेक करके। ठीक है, मैंने क्या कहा, कहीं भी दिखा दिखे साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो उसकी वैल्यू होती है साइन 3 θ/4। cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, तो cos 3 θ/4, और tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो ये tan tan 3 θ इसका फॉर्मूला होता है। अब आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं। जब आपके पास सी के सामने का कोण सी हो, बी के सामने का कोण बी हो, ए के सामने का कोण ए हो या भुजा ए हो, तब देखिए फार्मूला देखिए क्या होता है कि इनका जो रेशियो का साइन का
देखो साइन ऑफ एंगल का जो अनुपात होता है और इनके साइड के अनुपात के बराबर होता है। जैसे साइन अपॉन उसके सामने की भुजा बराबर साइन बी अपॉन उसके सामने की भुजा बराबर साइन सी अपॉन उसके सामने का जो साइड होता है वो। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा। जैसे आपको मैंने एक एंगल दे दिया, दो एंगल दे दिया, एक साइड दे दिया बी और ए का मान पूछा, तो इन दोनों को आप लगाएंगे आपस में इक्वल करके बी का मान निकालेंगे। कोसाइन रूल क्या कहता है? कहता है कि कॉस ए किसी भी एक एंगल की वैल्यू जो किसी भी ट्रायंगल में होती है वो क्या होती है। देखो यहाँ पे कॉस ए लिखा है तो आप क्या करेंगे, ए वाली साइड को केवल माइनस करेंगे, बाकी दो बची साइड को जोड़ लेंगे और इन्हीं को नीचे 2bc का। अब देखो मैं समझाता हूँ क्या करना है। कॉस ए लिखा है ना, तो सबसे पहले लिखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे ए लिखा था तो माइनस ए स्क्वायर यहाँ कर दीजिए और फिर नीचे में 2bc 2 इंटू यहाँ बी इंटू सी। ठीक है, कोशिश करिए याद करने की, याद हो जाएगा। कॉस बी मैंने लिखा तो माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हो गया और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया और बटे में 2ac। ठीक, अगला देखो क्या कह रहा है, कॉस सी का फार्मूला तो सी है तो माइनस सी स्क्वायर हो गया, लेकिन जो बचे हैं उनको जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में 2ab। पैटर्न है बस। नेपियर एनालॉजी अभी तक पूछा नहीं गया है बीएचयू वगैरह में, आपके इलाहाबाद में आया तो फट से टिक करके चले आना, मैं रटा देता हूँ कैसे रटना है इसको। नेपियर एनालॉजी किसी ट्रायंगल में क्या कहता है कि किसी का tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 यानी दो एनो एंगल का किसी भी b माइनस सी बाई 2 करेंगे तो ये आएगा आपके पास इसके सामने की भुजाओं का अंतर बटे इसके सामने की भुजाओं का योग और इंटू में कॉट ऑफ वो एंगल जो इसके साथ नहीं है। ठीक है, कैसे रटेंगे, tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 तो देखेंगे b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी और यहाँ पे b माइनस सी इस्तेमाल कर लिए हैं तो यहाँ पे कॉट ऑफ a बाई 2 कर देंगे। इसी प्रकार से इसको देखिए tan ऑफ c माइनस ए बाई 2 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे c माइनस ए अपॉन सी प्लस ये भुजाएं हैं और यहाँ पे कोण है। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये एंगल्स हैं और यहाँ पे सी जो छोटू ए और छोटू सी है इनके सामने की भुजाएं हैं तो tan c माइनस ए बाई 2 क्या होता है, c माइनस ए अपॉन सी प्लस है और यहाँ पे सी ए इस्तेमाल कर लिए हैं तो यहाँ पे कॉट तो आएगा, लेकिन कॉट के साथ कौन सा एंगल आएगा, सी ए यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया तो b/2 आएगा। अगला देखते हैं, अब इसको आप अपने खुद से लिखिए, tan a माइनस बी बाई 2 क्या होगा, a माइनस बी भुजा बटे a प्लस बी भुजा और कॉट के साथ कौन सा एंगल, c, क्योंकि यहाँ पे ए भी इस्तेमाल हो चुके हैं। तो इस तरह से नेपियर एनालॉजी याद करके मिला के आप देख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पूछा तब भी कर लेना। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर उसकी दोनों भुजाएं और एक कोण दिया हो, जैसे मैंने आपसे कहा आपके पास ये वाला कोण है सी, ठीक है, और आपके पास ये दोनों भुजाएं हैं ए बी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी। इसी प्रकार से हाफ बी सी साइन ए और हाफ सी ए साइन बी, कोण दिया हो दोनों दो भुजाएं दी हो उनके बीच का कोण दिया हो तो आप एरिया ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। आओ अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन पूछता है इन सेंटर से, सरकम सेंटर से, आर्थो सेंटर से क्वेश्चन आते हैं। देखो, इफ़ ट्रायंगल बी द डेल्टा बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, अगर आपके पास किसी इस प्रकार के ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो है वो डेल्टा है तो कह रहा है कि इन रेडियस, जो यहाँ पे इन रेडियस यानी जो इन सर्कल बना है इसके अंदर उसका जो रेडियस है वो कैसे निकलेगा, डेल्टा बाई एस से, जहाँ पर एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर दीजिए। तो मैंने सपोज दैट आपको एरिया इसका दे दिया सपोज 12 यूनिट, ठीक, और इसकी तीन भुजाएं जो है मैंने दे दी 6 4, ठीक है, 6 4 और क्या कहते हैं 6 4 और 4, ठीक, और मैंने आपसे इसका रेडियस पूछ लिया है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, आर बराबर फार्मूला लगाइए डेल्टा बाई एस, डेल्टा की वैल्यू है 12 और इसको 4 प्लस में 7 4 11, 11 छः 1 मिनट 7, इसको 4 कर दिए, 4 था ना, तो 4 4 8 6 14, 14 बटे 2 बराबर 7, तो यहाँ पे 12 बटे 7 आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, सपोज दैट आपके पास ए की वैल्यू दिया है 5, सी की वैल्यू दिया है 6, ठीक है, और बी की वैल्यू दिया है आपके पास 3 और आपसे डेल्टा बताया, इसका जो एरिया दिया है वो 12 यूनिट दिया है। आपसे पूछा है कि इन रेडियस बताओ, तो क्या निकालेंगे, 12 अपॉन में 5 प्लस 3 8 प्लस 6 14, 14 बटे 7 बराबर 7, तो 12 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब डेल्टा बटे एस लगाना है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन से क्वेश्चन आते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है इफ़ इट्स साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जितने भी इसके साइड है, ए भी ए है, ए और जितने इसके एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल इसके इक्वल होने चाहिए, वही रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। तो इस तरह से रेडियस ऑफ सर्कम स्क्राइबिंग सर्कल, देखो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है जो बीच का है, ठीक है, और इसको एक सर्किल ने सर्कम स्क्राइब किया है तो इस सर्कल का रेडियस हमको आर निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको याद रखिए, आर बराबर ए बाई 2 कॉसेक पाई बाई एन, यानी क्या है, नंबर ऑफ जो साइड्स हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया एक पेंटागन गॉन है आपके पास, ठीक है, पेंटागन में आपके पास है, पेंटागन की हर एक भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, तो आप पेंटागन का सर्कम रेडियस बताइए, ठीक है, यानी परिवृत्त का मतलब परित्रिज्या बताइए या सर्कम रेडियस बताइए। तो आप क्या करेंगे, 6/2 कर देंगे, 6 भुजाएं थी ना, इंटू में कॉसेक करेंगे, कॉसेक और पाई अपॉन कितनी भुजाएं थी, 6, तो कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, कॉसेक 30, कॉसेक 30 मतलब क्या कहते हैं
1/sin30 और sin30 1/2 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 2 और यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 3 × 2 बराबर 6, तो 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा आपका रेडियस। तो इसको फार्मूले को याद रखिए। अगला देखिए, जब आप इन रेडियस की बात करते हैं, इन सेंटर की बात करते हैं, मतलब आपके पॉलीगॉन को किसी इन सर्किल ने अंदर से कवर कर रखा है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2 cot π/n। वहाँ क्या था, कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी, a/2 cosec π/n, और यहाँ क्या है, इन रेडियस का क्या है, a/2 cot π/n। बस इतना ही आपको याद रखना है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। चलो, एरिया ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकालेंगे, जब आपके पास नंबर ऑफ साइड दिया हो, ठीक है, और साइड की वैल्यू दी हुई हो। जैसे 6 सेंटीमीटर की एक भुजा है और एक पॉलीगॉन है आपके पास, सपोज दैट हेक्सागन, उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 Na² cot π/n, cot π/n 1/4 Na² cot π/n। चलो अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। कह रहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फार्मूले देखते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स, मैं जल्दी जल्दी बात करता हूँ। साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है -1 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल, और रेंज होता है -π/2 से क्लोज इंटरवल π/2। कास इनवर्स एक्स का सेम होता है डोमेन, लेकिन इसकी जो रेंज होती है 0 to π क्लोज इंटरवल होता है। अब देखो साइन टेन कॉसेक का जो डोमेन होता है वो रेंज होता है वो सेम होता है। साइन टेन कहाँ गया, कॉसेक का, ये है, एक मिनट, साइन कॉसेक और टेन का, एक मिनट, साइन टेन और कॉसेक, इनका देखो रेंज, देखो रेंज साइन का, ठीक है, फिर टेन का, फिर कॉसेक इनवर्स का। देखो यहाँ पे खाली इंटरवल चेंजिंग है, यहाँ पे क्लोज लगा है, टेन वाले में ओपन लगा है, और यहाँ पे देखो क्लोज लगा है लेकिन -0 क्यों, क्योंकि 1/sin0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए कॉसेक की वैल्यू जो है 0 पे डिफाइंड नहीं होती है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका डोमेन रेंज एक तरफ से अपने आप से देख सकते हैं। ठीक, मैं इंपॉर्टेंट पे चलता हूँ। जब कभी भी आपके पास कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x या सेक इनवर्स, कॉस सेक कॉट, याद रखो कॉस सेक कॉट, इनका इनवर्स ऑफ -x निकालेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x निकल के आएगा, या पाई माइनस सेक इनवर्स x। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस तरह से निकल के आएगा। 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, ठीक है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड होते हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है साइन के टर्म्स में, साइन इनवर्स 2x/1 + x², कास इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये जो होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², तो ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। साइन इनवर्स x + कास इनवर्स x π/2 होता है, tan इनवर्स x + कॉट इनवर्स x π/2 होता है, सेक इनवर्स x + कॉसेक इनवर्स x π/2 होता है। आओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन पूछा जा सकता है आपसे। अगर यहाँ पे dy/dx लगा दिया मैंने गलती से भी, तो आप तो नाचे नाचे घूमेंगे, क्योंकि पढ़ाई नहीं है। dy/dx ऑफ मैंने इसका कर दिया tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, पता नहीं कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आंसर नहीं आएगा। याद रखो tan इनवर्स √1 + x² - 1/x की वैल्यू होती है tan इनवर्स x/2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 + x² और 2 पहले से मल्टीप्लाई था तो कर दो, तो ये आंसर आपका हो गया। कहने का मतलब है जब इसकी वैल्यू आप रटे थे पहले से, जब इसकी वैल्यू आप पहले से रटे थे तब तो इसका मान निकाल पाए। ठीक है, तो याद रखिए tan इनवर्स √1 + x² - 1/x = tan इनवर्स x/2 होता है। अगला देखते हैं, 1 + tan x/1 - tan x है, तो यहाँ पे cos x + sin x/cos x - sin x होगा, और इसी को हम लोग tan π/4 + x लिख सकते हैं। जब यहाँ पे 1 - tan x/1 + tan x है, तो यहाँ पे देखिए cos, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे cos x - sin x/cos x + sin x हो गया, और इसी को हम लोग tan π/4 - x लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला है आपस में। sec x + tan x मैंने बताया था, ये 1/sec x - tan x होता है। sec x + tan x अगर x है तो इसकी वैल्यू 1/x होती है, ये पहले भी बताया मैंने आपको। ठीक, और इसकी वैल्यू, इसी की वैल्यू जो होती है वो होता है 1 + sin x/cos x। कैसे, यहाँ से देखो sec को लिख सकते हैं 1/cos x प्लस tan को लिख सकते हैं sin/cos x, एलसीएम सेम है तो 1 + sin x/cos x हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था। अब इसी को चेंज कर सकते हैं, जब इसको आकाश को आप ऊपर लेके जाएंगे तो 1 + sin x नीचे तो आएगा लेकिन बीच में माइनस लग जाएगा, ये भी मैं आपको अभी अभी पढ़ा चुका हूँ। तो ये फार्मूलेज आसान है, बस आपको याद करना है। और इसी की वैल्यू tan π/4 + x/2 होती है, तो याद रखो sec x + tan x की वैल्यू tan π/4 + x/2 होती है, और sec x - tan x की वैल्यू tan π/4 - x/2 होती है। ठीक, तो ये खाली आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, फार्मूले ऐसे आसानी से याद हो जाते हैं। cosec x + cot x, ये भी रेसिप्रोकल होता है cosec x - cot x का। ठीक, और इसकी वैल्यू 1 +, अच्छा देखो
जब यहाँ पे sec x प्लस tan x था तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आया था। जब यहाँ पे cos x प्लस कॉट एक्स है तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा, और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे तो आएगा लेकिन बीच में माइनस लग जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे इंटर कन्वर्टेबल है सारे के सारे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और ये कॉट एक्स बाई टू होता है, इतना आप याद रखिए। क्या कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स का फार्मूला कॉट एक्स बाई टू होता है, और कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स टेन एक्स बाई टू होता है। बताया तो नहीं था अभी, टेन थीटा बाई टू पढ़ाया था वहाँ पे पीछे, वही है। ठीक, तो माइनस लगाए तो टेन एक्स बाई टू और प्लस लगाए तो कॉट एक्स बाई टू। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 अपॉन साइन 2 थीटा होता है। इसको याद करने का सब तरीका या फ़ायदा ये सुनो, मैंने आपको दो वैल्यू दिए, टेन 15 डिग्री प्लस कॉट 15 डिग्री, मान बताओ। अब आप टेन 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री का मान बता ही नहीं सकते, कैसे बता पाएंगे? टेन 15 याद ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप इस फार्मूले में रखेंगे, टेन 15 प्लस कॉट 15 बराबर 2 अपॉन साइन इंटू, एक मिनट, साइन 2 इंटू 15, साइन 2 थीटा ना था ना, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका मान 4 आ जाएगा। तो कैसे निकाल लिया आसानी से, क्योंकि आपको फार्मूला पता था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 अपॉन साइन 2 थीटा होता है। तो रट्टा मारो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 अपॉन साइन 2 थीटा। अगला देखते हैं कॉट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 2 कॉट 2 थीटा होता है। ऐसे इसमें भी पूछा जा सकता है कॉट 15 डिग्री माइनस टेन 15 डिग्री का मान बताओ, तो आप जानते हैं कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 कॉट 2 थीटा, तो 2 इंटू 15 कर दो। कॉट जो क्या कहते हैं 30 डिग्री का मान होता है, कॉट 30 डिग्री वो होता है आपका √3, और यहाँ पे 2 लिखा था तो 2√3 हो जाएगा कॉट 15 माइनस टेन 15 का मान। तो इस तरह से आप फार्मूला याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। टेन 45 प्लस थीटा प्लस टेन 45 माइनस थीटा, इस ये होता है 2 अपन काश 2 थीटा। टेन 45 प्लस थीटा माइनस टेन 45 माइनस थीटा, तो 2 टेन 2 थीटा। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिए। कॉट एक्स माइनस टेन एक्स अपन कॉट एक्स प्लस टेन एक्स, ये कॉस 2x होता है। कहाँ से निकला? ऊपर वाले फार्मूला को आपस में डिवाइड कर दीजिए, कौन कौन से देखो निकाले थे ना अभी। कॉट एक्स प्लस टेन एक्स 2 अपॉन साइन 2 थीटा, कॉट एक्स माइनस टेन एक्स 2 कॉट 2 थीटा। अब क्या कहा है, कॉट एक्स माइनस टेन एक्स को कॉट एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये जगह 2 कॉट 2 थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा। 2 से 2 खत्म, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉट को क्या लिख सकते हैं यार, कॉस अपॉन साइन ही तो लिख सकते हैं, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा और ये आपका कॉस 2x निकल के आ जाएगा। यहाँ पे रखिए, इसको निकाल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपस में सेटिस्फाइड हो जाएगा। आओ देखते हैं, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको पूरा चार्ट समझा देता हूँ। किसी को समझ में अभी तक आता नहीं और जल्दी से याद भी नहीं होता है किसी को, लेकिन मैं बताऊँगा आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है। जब कभी आपको इस तरह से दिखा, और इसका डिफरेंशिएशन बहुत पूछता है, यहाँ पे d/dx लगा देगा और पूछ लेगा, और नहीं कर पाओगे। अगर नहीं पता है तरीका तो नहीं कर पाओगे, गारंटीड बता रहा हूँ। इंटरवल दे के फंसा देता है। देखो क्या दिया, √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स। इसकी दो वैल्यू निकल के आती हैं, दो इंटरवल होता है, 0 से π/2 इंटरवल है तो tan x/2, और π/2 से पाई इंटरवल है तो cot x/2। √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, इसकी भी दो वैल्यू होती है। π/2 से पाई है इंटरवल तो tan x/2, और 0 से π/2 है तो cot x/2। सर इतना कठिन कठिन कैसे याद करेंगे? अब सुनो तरीका, सुनो तरीका, ख़त्म खल्लास गया टाटा। देखो कैसे जाएगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, किसी ने आज तक रटाई नहीं है ना बताई है ना, और इसीलिए आपको ये फार्मूला याद भी नहीं होता। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, उसी को याद रखना। जब कभी आपको इस तरह का फॉर्म कोई दिखे, अभी क्या कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, इंटीग्रेशन पूछ लेता है, नहीं कर पाओगे। मैंने इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो जब आपको पता रहेगा कि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू tan x/2 होती है, तब tan x/2 का आप इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा के कर पाओगे। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन पूछ लिया, इसका डिफरेंशिएशन बताओ d/dx, तो tan x/2 इसकी वैल्यू सपोज दैट निकल के आई, तो tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह 1 अपान x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी होता है, तो डिफरेंशिएशन तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि tan x/2 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो कैसे पता होगा? अब देखो, जितना पहली बात यहाँ पे लिखा रहता है x लिखा है तो यहाँ पे x/2 आता है, इतना तो याद रखो। यहाँ पे 2x लिख दिया तो यहाँ पे x ही आया, मतलब जितना यहाँ पे लिखा है पहली बात उसका आधा आता है यहाँ, नंबर 1। दूसरा रूल ये है कि देखो, अब केवल दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जब कभी निगेटिव ऊपर लगा हो, निगेटिव ऊपर लगा हो और इंटरवल आपका 0 टू एनीथिंग हो, कहीं भी 0 टू π/4 हो, 0 टू 90 हो, 0 टू कहीं भी हो, अगर ऊपर निगेटिव लगा है तो tan में खुलता है। अगर ऊपर पॉजिटिव लगाता है, ठीक है, और इंटरवल 0 टू एनीथिंग होता है तो कॉट में खुलता है, बस। और सर अगला वाला, तो भाई जब 0 टू एनीथिंग वाला कॉट में खुलेगा तो जाहिर सी बात है अगला कोई भी इंटरवल होगा, सपोज दैट ऐसे याद कर सकते हो, उसमें tan x/2 खुलेगा। अब इसके बाद आपको भूलना नहीं है, देखो मैं कैसे आपको सॉल्व कराता हूँ। सपोज दैट इसकी वैल्यू आपसे पूछा, ऊपर क्या है, पॉजिटिव। सर ने क्या बताया था, जब पॉजिटिव होगा
और जीरो टू एनीथिंग इंटरवल होगा। सपोज दैट इंटरवल ये वाला दे दिया तो पॉजिटिव होगा जीरो टू एनीथिंग इंटरवल, तो काट में खुलेगा। ये एक्स वाला है तो ये हो जाएगा काट एक्स बाई टू। अगर यहाँ पे पाई बाई टू पूछता, सपोज दैट इसको मैं हटा दूँ, पूछा कि इसकी वैल्यू बताइए जब इंटरवल आपका ये है, तो तुम सोचोगे कि सर ने कहा था जब ऊपर पॉजिटिव हो, इंटरवल जीरो टू एनीथिंग दिया हो तो काट में खुलता है, लेकिन यहाँ पे इंटरवल तो जीरो टू एनीथिंग है नहीं, इसका मतलब ये 10 में खुलेगा, तो ये हो जाएगा 10x/2। अब इससे ज़्यादा कोई आपको बता नहीं सकता। ठीक है, देखो √1 + sin 2x ऊपर पॉजिटिव है ना, तो इंटरवल जब जीरो टू एनीथिंग है, कहाँ गया जीरो टू पाई बाई 4, कुछ मतलब नहीं, काट में खुलेगा। जीरो टू एनीथिंग इंटरवल हो, ऊपर पॉजिटिव है तो काट में, अगर जीरो टू एनीथिंग इंटरवल हो ऊपर नेगेटिव तो साइन में। बस, ओके, टाटा, गुड बाय। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और इनको भी देख लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy होता है, और ये कब होता है, जब x y की वैल्यू लेस देन 1 आती है। कहने का मतलब है जब आप x या y इसमें से कोई आपका लेस देन 0 हो, यानी या तो y निगेटिव हो या तो x निगेटिव हो, या निगेटिव की वैल्यू में बात नहीं कर रहा हूँ। देखो निगेटिव का मान यहाँ 0 नहीं लिखा है, देखो निगेटिव, सॉरी गलती निकल गया, एक्स वाई का मान लेस देन 1 होने चाहिए, यानी एक्स वाई आपके दोनों है जो वो 1 से छोटे होने चाहिए, जैसे 1/2 1/3 हो, तभी ये फार्मूला आप लगा सकते हैं पहला वाला। ठीक है, कंडीशन याद रखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy होता है जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 1 सॉरी, इस और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हों, सपोज दैट 2 हों और 3 हों। अगर मैंने आपको दे दिया कि tan इनवर्स 3 प्लस में tan इनवर्स 5 का मान बताओ, आपने ऊपर वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो मैंने आपको बताया उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा जब आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो और एक्स वाई भी आपके 1 से बड़े होते हैं। ठीक है, तीसरा फार्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 - xy होता है कब, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू आपस में लेस देन 1 हो। जैसे कैसे, -2 और -3, अब इनको गुणा करोगे तो 6 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 नहीं है, लेस देन 1 है ना, तो इस कंडीशन में आपका फार्मूला चेंज होगा। तो कंडीशन याद रखिए वरना गलत हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सीरीज उरीज के बहुत। अगर कभी आपको एग्जाम्पल में दिया क्वेश्चन में कि √k प्लस √k प्लस √k डैश डैश इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू थी √4k प्लस 1 प्लस में 1/2। अगर यही अच्छा देखो अब एक एग्जाम्पल देखो, आपको ये सीरीज सपोज दे दिया √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश 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 डैश, इसका मान निकालो, तो k बराबर यहाँ पे 6 है, इसमें पुट कर दीजिए, तो एक हो जाएगा 4 × 6 + 1 प्लस में 1/2, ये हो जाएगा 5 + 1/2 यानी कि 3 आंसर इसका। जाने रहोगे तरीका तभी लगेगा वरना हिलेगा नहीं। √k माइनस √k माइनस √k डैश डैश डैश, तो यहाँ पे वहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1 कर दिया, बाकी फार्मूला सेम है। अगला देखो, जब कभी आपको ऐसे दिया हो √5 डैश 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 इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर वही हो जाता है जो अंदर लिखा है, तो ये इसका आंसर k ही हो जाएगा। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, अगर आपका एक रूट a प्लस रूट बी है, दूसरा रूट आपका ऑटोमेटिक a माइनस रूट बी हो जाएगा। एक रूट आपका सपोज दैट a प्लस आई बी है, आयोटा बीटा है या आयोटा बी है, तो दूसरा रूट आपका बीटा जो होगा वो a माइनस आई बी हो जाएगा। तो याद रखना, रूट के केस में भी और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी अगर अल्फा आपका a प्लस रूट बी है तो बीटा आपका ऑटोमेटिक a माइनस रूट बी, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी होता है। मूल निकालने का फॉर्मूला है। अब अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि इफ़ वन रूट इज a प्लस रूट बी देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस रूट बी है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² - 2ax प्लस में a² - b बराबर 0। ठीक है, अब इक्वेशन जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, फाइंड इक्वेशन हुज वन रूट इज 3 + √2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करेंगे, इसमें पुट कर दो, यहाँ पे क्या है x² माइनस लगाया, 2a लिखेंगे तो 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा, x प्लस में इसके अंदर क्या लिखेंगे a² - b, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस में b यानी कि √2, बस x² - 6x प्लस 9 माइनस √2 बराबर 0 0 0। मज़ा आ रहा है ना? हाँ मज़ा लेते रहो, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, थोड़ा पढ़ते रहो। देखो 14 स्लाइड तक हम लोग खींच चुके हैं, कम से कम 100 फार्मूला 150 फार्मूला हो गया। अब 150-200 फार्मूला और बचा है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। ये वीडियो अभी पोस्ट होगी 1-1.5 घंटे में, देख लीजिएगा। सुबह सुबह पेपर है, सुबह भी देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से पेपर जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, x² + bx + c के संगत समीकरण जिसके मूल व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी अगर किसी के मूल से पहले अल्फा बीटा है, अगर आपसे इक्वेशन पूछे कि ऐसा इक्वेशन बताओ जिसके मूल 1/α 1/β हो, तो जो इक्वेशन दिया है उसमें c की जगह a लिख दो, a की जगह c लिख दो, वही आपका इक्वेशन सही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दिया 2x² प्लस में 3x प्लस में 6 बराबर 0, इसके मूल अल्फा बीटा है, और ऐसा इक्वेशन इसके संगत फाइंड करिए, इसके करस्पॉन्डिंग फाइंड करिए जिसके रूट जो हो 1/α 1/β हो। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 6 की जगह 2 लिख दूंगा और
2 की जगह 6 लिख दूंगा। तो इक्वेशन आपका हो जाएगा 6x² प्लस में 3x और प्लस में 2 ये बराबर 0। तो यही ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट 1/α 1/β है। तो वही ऊपर लिखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एंड a प्लस b प्लस c बराबर 0। ध्यान रखना ये प्लस बी प्लस सी बराबर 0 जोड़ने पाता है तो एक रूट इसका 1 होता है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है और बीटा की वैल्यू निकलती है c/a से। इसके अकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जो कई बार एनडीए में भी पूछा जा चुका है और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया, उसको याद रखिए। कुछ नहीं, आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे अल्फ़ा बीटा पूछे तो ध्यान रखना अगर a प्लस बी प्लस सी करने पर आपका आता है 0 तो एक मूल आपका 1 होगा और दूसरा मूल c/a होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ईच रूट मल्टीप्लाइड विद के। जैसे मैंने आपसे कहा एक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फ़ा बीटा है, अब मैंने उन रूटों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अब मैंने आपसे पूछा कि ऐसा इक्वेशन बताओ जिसके रूट 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो। तो उसका फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इनिशियल इक्वेशन के रूट और के टाइम्स अल्फ़ा के टाइम्स बीटा जो फाइनल इक्वेशन के रूट हैं। तो इक्वेशन आपका क्या होगा, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स पहले ही लिखते थे लेकिन अब के से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस में k² टाइम्स अल्फ़ा बीटा, इसको आप याद रखिए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है, इनिशियल रूट 3,2 है और फाइनल रूट 6,4 है जिसकी इक्वेशन बतानी है। यानी कि एक रूट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 आया, 2 से 4 का है तो यानी रूट को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो के की वैल्यू यहाँ पे 2 है, अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की 2 है। इक्वेशन में रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अगर फार्मूला पता है तो करेंगे, नहीं तो बैठे रह जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो आपका पैराबोला होता है, कुछ लोग ने पढ़ रखा होगा कुछ लोग ने नहीं। यहाँ देखो x² लिखा है, यहाँ पे f(x) यानी y = x² वाला पैराबोला है। मैंने कहा था कि पैराबोला हमारे से भिखारियों की मदद करता है, भिखारी इनमें से पावर के रूप में कौन है, y, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में आपका पैराबोला खुलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पैराबोला खुलता है। ठीक, तो ये पैराबोला होता है। जब आपका a पॉजिटिव है तब याद रखिए इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होती है, मैक्सिमम वैल्यू देखो इनफाइनाइट है। ठीक, मैंने क्या कहा मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो बहुत ऊपर तक जा रहा है कहीं भी अनंत तक। इसका मतलब जब आपका ax² प्लस bx प्लस c का मैक्सिमम मान पूछेगा, अगर a पॉजिटिव है तो वो अनंत आएगा, लेकिन a अगर निगेटिव है, देखो जब ax² प्लस bx प्लस c के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात होगी तो अगर a पॉजिटिव है आपका तो मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है और मिनिमम डिफाइंड होता है, क्या होता है वो 4ac माइनस b² और ये x बराबर -b/2a पर आता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग -d/4a भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा -d का मतलब होता है b² माइनस 4ac का आगे निगेटिव लगा देंगे तो 4ac माइनस b² ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर एज लेस देन 0 है, जैसे मैंने पूछा -2x² प्लस में 3x प्लस में 4 बराबर 0 है, इसका मैक्सिमम मान बताओ। तो जब एज लेस देन 0 है तो मैक्सिमम मान निकल के तो आ जाएगा 4ac माइनस b² कितने पे, x बराबर -b/2a पर। लेकिन मिनिमम मान डिफाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस केस में पैराबोला आपका इस साइड में खुलेगा और मिनिमम मान डिफाइन कैसे नहीं होगा, नीचे की ओर मिनिमम है और इसका मुंह नीचे की ओर खुला है, तो कहाँ तक जाएगा अनंत तक मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मैक्सिमम मान यहाँ पे होगा पॉजिटिव वैल्यू, वो डिफाइंड है क्या, 4ac माइनस b²/4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत पूछा जाता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन। तो किसी पॉलीगॉन के डायगोनल दे देगा कि नंबर ऑफ डायगोनल पॉलीगॉन के इतने हैं तो साइड बताइए। तो साइड का फार्मूला क्या होता है, n × n - 3/2 बराबर नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n × n - 3/2। चलो अगला देखते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। किसी पॉलीगॉन के पूरे इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री इंटू x - 2 होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटीरियर एंगल का पूरा का योग फाइंड करिए जिसकी भुजाएं हैं 6, तो आप क्या करेंगे 180 लिखेंगे 6 - 2 यानी कि 6 - 2 4 गई 4 0 18 चौक 72 तो 720 डिग्री हो जाएगा एंगल, इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का सम करोगे हमेशा 360 आएगा। अब आओ सेकंड सीरीज पे चलते हैं। सेकंड सीरीज पे याद रखिए जब कभी आप 1 से लेकर 101 तक जोड़ते हैं ऑड टर्म के रूप में, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके, तो उसका आंसर 2601 आता है। ठीक है, 2601 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ाए हैं। ठीक है, सब लोग बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इसको याद रखना और ये बहुत काम देता है, हर किताब में दिया है लगभग। 2 4 6 8 - 100 तक, अगर 2 को 100 तक जोड़ेंगे तो ऐसे इवन इवन टर्म में तो 2550 आंसर आएगा। हो सकता है आपके में यही क्वेश्चन आ जाए तो 2550 मार देना, ये क्वेश्चन आ जाए 101 तक जोड़ने पे तो 2601 मार देना, इसको याद रखो। अगर कोई भी 3 टर्म्स आपको मानना है, जैसे शॉर्टकट लगाते हैं ना इसमें सेकंड सेट सीरीज में भी, तो कहीं भी आपको अगर शॉर्टकट लगाना हो तो एपी में अगर कोई टर्म मानने होंगे तो आप मानेंगे 1 2 3। ठीक है, 3 टर्म। अगर आपको जीपी में ले रहे होंगे तो 1 2 4 123 124 और 632 ऐसे याद रखिए आप। एपी का क्या 1 2 3, जीपी का क्या 1 2 4, एचपी का क्या 632। ठीक है, याद रखना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है बराबर होता है, जैसे
3 और 5 में डिफरेंस है 2 का, 5 और 7 में डिफरेंस है 2 का। ऐसी सीरीज को हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म इसका a1 होता है और फर्स्ट टर्म का योग अगर हम s1 करेंगे, sn क्या होता है, ये टर्म्स का योग होता है। s1 मतलब फर्स्ट टर्म का योग, तो फर्स्ट टर्म का योग फर्स्ट ही टर्म हुआ ना। अब s2 करता तो पहले टर्म a1 प्लस a2 दो टर्म का योग हो जाता। तो a1 प्लस s1 बराबर 3 है यहाँ पे पहला टर्म। कॉमन डिफरेंस 5 में से 3 गई या 7 में से 5 गई 2 है, तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म को एक प्रीवियस टर्म से माइनस कर दो। तो an की वैल्यू अगर an-1 से माइनस कर दें, भाई दूसरी टर्म को पहले टर्म से माइनस कर देंगे तभी तो आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो an-1 कॉमन डिफरेंस होता है। nth टर्म ऑफ एपी निकालना है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कोई एपी सीरीज देखे कि इसका 8वां टर्म निकालो, 6वां टर्म निकालो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी के रूप में, n/2 a प्लस एन, यानी कि पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया 2 4 6 8 10, इनका सम फाइंड करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ टर्म गिनो 1 2 3 4 5, 5 है, 5/2 कर दो, और फर्स्ट टर्म देखो 2 और लास्ट टर्म देखो 10, तो 10 2 12, 2 से कटा 6 और 6 पंचे 30। ठीक, फटाक से आंसर इसका निकल आया। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला एपी के सम का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। चलो अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एस एन बराबर एफ एन दिया हो। सपोज दैट जब आपका सम जो है वो फंक्शन डिफाइंड हो, जैसे मैंने लिख दिया 2n² माइनस का 4n, इस तरह से आपका जो सम है वो दिया है सीरीज का, तब आपसे कोई अगर an यानी कि nवां टर्म पूछता है, तब आपका वो फार्मूला होता है Sn-1। ये फार्मूला याद रखिए, जैसे मैंने आपको दिया कि सपोज दैट Sn की वैल्यू है आपके पास 2n² माइनस का 2। अब मैंने आपसे पूछ लिया a3 की वैल्यू बताओ तीसरे टर्म की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए a3 की वैल्यू हो जाएगी s3 माइनस s2, तो यहाँ निकालेंगे s3, तो s3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 रख दो तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, -2 बराबर 16, s3 16 निकल के आया। और s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, s2 निकालो यहाँ से रख के, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 2 बराबर 8, -2 बराबर 6, तो 16 और 6 निकल के आया, 16 में से 6 गई 10, तो यानी a3 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई 10। तो याद रखिए जब आपका Sn जो है फंक्शन के रूप में दिया होता है, तो an की वैल्यू nवें टर्म की वैल्यू Sn-1 होता है। और इस जगह पर अगर कॉमन डिफरेंस आपसे कोई पूछे तो s2 माइनस 2s1 डायरेक्ट लगा देना, आंसर आ जाएगा s2 माइनस 2s1, s2 माइनस 2s1 कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप आसानी से देख सकते हैं। इफ़ n am between a and b टू नंबर्स देन, देखो अब am का कंसेप्ट आ गया। अर्थमेटिक मीन का होता है, जैसे मैंने 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन पूछा तो समांतर माध्य, तो आप a प्लस b/2 कह देंगे। अब मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए। यदि अर्थमेटिक मीन जो है आपका 2 नंबर a और b के बीच में हमने एन अर्थमेटिक मीन सब्सटेंड कर दिया, जैसे मैंने कहा कि आपको 10 अर्थमेटिक मीन मैंने ए और बी के बीच में डाल दिए हैं, तब आपसे अगर कॉमन डिफरेंस पूछता है आपके ए पी का, तो याद रखिए बी माइनस ए अपान में n+1 होता है। अब सुनो, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म आपका ए पी का 1 है, लास्ट टर्म आपके ए पी का 100 है, इनके बीच में मैंने 12 जो हैं या 11 अर्थमेटिक मीन मैंने डाले हैं इनके बीच में। तो मैंने पूछा आपसे कि कॉमन डिफरेंस बताओ इसका, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, लास्ट टर्म 100 माइनस फर्स्ट टर्म 1 अपॉन में 11 प्लस 1 बराबर 12, तो यानी कि 99/12 इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हिलेगा नहीं क्वेश्चन। देते देखो 4 am बिटवीन 5 एंड 35 द कॉमन डिफरेंस इज, तो टी बराबर क्या लिखेंगे, 5 और 4 दोनों को घटाएंगे, 1 मिनट, 5 एंड 35 के बीच में ना, तो 35 में से 5 गई 30 और 4 प्लस 1 नीचे कर दिया, तो 6 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी, एपी अगर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपको सम का रेशियो दिया है और ठीक है फंक्शन के रूप में आपसे टर्म नंबर ऑफ टर्म्स या nवें टर्म का रेशियो आपसे पूछता है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 2n-1 रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अगर आपको टर्म्स का रेशियो दिया है और सम का रेशियो पूछता है, तो जहाँ जहाँ पे आपका n दिया है, जहाँ जहाँ पे भी m दिया है n, वहाँ पे n+1/2 रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ए बी सी तीनों ए पी में है, इसका मतलब हुआ कि बी जो है वो a प्लस c/2 होगा हमेशा, इसको याद रखना। अब देखो के ए के बी के सी या a/k b/k c/k या a प्लस माइनस के b प्लस माइनस के c प्लस माइनस के आल्सो ए पी में होंगे, अगर ए बी सी ए पी में है, इनको भी आप याद रखिएगा, प्रॉपर्टी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉमन रेशियो समान होता है, जैसे मैंने नेक्स्ट टर्म को अगर पहले से डिवाइड किया तो उसका आंसर जो है वो
दूसरे टर्म के सेम है। जैसे 4/2 किया मैंने, तो 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 16 कर लो, यहाँ पे 32 कर लो। तो 32/16 करेंगे तब भी 2, 16/2 16/8 करेंगे तब भी 2। तो जहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होता है उसे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फर्स्ट टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का a1 बराबर 2 है। यहाँ पे कॉमन रेशियो देखेंगे तो an यानी कि अगला टर्म बटे an-1 उससे पिछला टर्म, तो a2/a1 इसका कॉमन रेशियो हो जाता है। ठीक है। nth टर्म की बात करें हम तो AP के nth टर्म का फॉर्मूला था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। GP के nth टर्म का फॉर्मूला है an बराबर AR⁻n-1। a का है पहला टर्म, r क्या है कॉमन रेशियो, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक। अब इसमें SN का फार्मूला क्या होता है, GP के केस में ये होता है फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो के पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कब, जब r इज लेस देन 1 हो। अगर r इज ग्रेटर देन 1 है तो r की पावर n आगे आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म इंटू Rn-1 अपॉन r-1। इसको आप याद रखिए। शॉर्टकट फॉर कॉमन रेशियो, अगर आपको कोई GP दिया है उससे शॉर्टकट से आपको कॉमन रेशियो निकालना है तो S2/S1 करना, -1 कर देना। जैसे मैंने आपको दिया 2 4 6 8 डैश डैश डैश, कॉमन रेशियो बताओ, तो आप S2 करो यानी दो टर्म को जोड़ो तो 4 हो, देखिए कितना हुआ 6 बटे में S1 क्या है 2, -1 कर दो तो 2 3 6, 3 में से 1 गई 2, देखो आंसर निकल गया है। और ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, इससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। GP दिया 2n² + 5n, फाइंड कॉमन रेशियो, क्या करना है S2/S1 -1, 18/7 -1 बराबर 11/7। अब इस तरह के कॉमन रेशियो का क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे जब तक आपको नहीं पता कि GP का कॉमन रेशियो S2/S1 -1 से भी निकल सकता है। ठीक। सम ऑफ इनफाइनाइट टाइम ऑफ GP, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर आपके पास अनंत टर्म्स है GP के, उसका इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है आपका। ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स का A और B का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB होता है। मतलब अगर मान लो 3 नंबर का पूछता तो A को मल्टीप्लाई B से और C से करते, और 3 नंबर है ना तो 1/3 का ऊपर घात चढ़ा देते यानी पावर चढ़ा देते। अगर 4 नंबर होते A B C D, इनका अर्थ ज्योमेट्रिक मीन पूछता तो 1/4 पावर चढ़ा देते। ठीक, गुणा करके। तो इस तरह से इसका निकलता है। कॉमन रेशियो क्या हो जाता है, अगर देखो अब यहाँ पे देखो, जब हमने कहा था कि मैंने n टर्म्स जो हैं A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन के रूप में डाले हैं तो उसका कॉमन रेशियो बताओ, तो मैंने कहा था B-A/n+1 होगा। अब मैंने कहा n ज्योमेट्रिक मीन मैंने डाले हैं A और B नंबर के बीच में, तब कॉमन रेशियो क्या होगा। ठीक है, कॉमन रेशियो आपका होगा B/A⁴ B/A⁴ एक और कंसेप्ट, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HM। ठीक है, फॉर 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स A एंड B, यही A और B अलग अलग नंबर्स हैं तो AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। कुछ बुद्धि परीक्षण लोग बताएंगे कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, हाँ इक्वल होता है, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे A और B डिस्टिंक्ट लिया गया है, जब अलग की बात होगा तो इक्वल कहाँ से हो सकता। ठीक है। इफ़ फॉर 2 नंबर्स A एंड B, AM बराबर A GM बराबर कोई 2 नंबर हैं AB, इनका सपोज दैट AM है A और GM इनका G है। ठीक है, और इनसे अगर आपको पूछता है कि A और B का मान बताओ, अगर AM GM इनके A और G हैं तो ये निकलता है A बराबर A प्लस √A² - G², B बराबर A माइनस √A² - G²। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ एपीज, जैसे मैंने कहा 2 4 6, ये एपी में है तो 1/2 1/4 और 1/6 ये एचपी में होंगे, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ए बी सी एचपी में है तो इसका मतलब हुआ B बराबर 2AC/A+C होगा। ये भी कंडीशन आप याद रखिए। हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी के बीच में हार्मोनिक मीन तो 1/A + 1/B, और नीचे में 2 डिवाइड में 1/HM की वैल्यू यही है। ठीक। इफ़ दियर n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B, यदि हम A और B के बीच में n हार्मोनिक मीन डाल दें और उसका कॉमन रेशियो पूछें तो क्या होता है A-B/AB × n+1। वहाँ पे B-A/n+1 था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में, यहाँ पे है HP के केस में A-B/AB × n+1। A²B² C² अगर AP में है तो आपको टर्म्स जो मानने हैं वो मानने हैं 1 25 और 49 A²B² को, ताकि A का मान निकल के 1 आ जाए, B का मान निकल के 5 आ जाए और C का मान निकल के 7 आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते, अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किल से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। सर्किल का सेंटर एट ओरिजिन हो तो एक क्वेश्चन होता है x² + y² बराबर r²। केवल फार्मूला रिवाइज कराना है बस, ज़्यादा कंसेप्ट में तो घुस नहीं सकते, कल ही पेपर है। अब वीडियो भी टाइम पे पोस्ट करनी है। सेंटर एट H, के अगर H पे, जैसे मान लो ये है हमारा ओरिजिन पर सेंटर, अगर यही वृत्त को हम बना दें यहाँ पे, इसका कहते हैं सेंटर इसका H, के पे है, तब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x - h² + y - k² बराबर r²। ठीक। अगला देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन एंड ऑफ डायमीटर इज गिवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 के पेपर में, 2020 के पेपर में, इलाहाबाद की बात कर रहे हैं।
2021 आपके पेपर में भी आने की फुल संभावना है। इसको रट कीजिए, कल हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन एंड ऑफ डायमीटर इज गिवन। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एंड ऑफ डायमीटर सर्कल की गिवन हो तो इक्वेशन होता है एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो। एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू आपके एंड ऑफ डायमीटर पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एक्स वन वाई वन, ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ का और यहाँ का पॉइंट दिया है एक्स टू वाई टू। तो फार्मूला एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस में वाई माइनस वाई वन बराबर वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो। अगला इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रो 0,0 a,0 एंड 0,b। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। यदि आपका सर्कल जो है, सर्कल यहाँ पे देखो ध्यान दो, आपका कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, यह सर्कल है। सपोज दैट ये यहाँ से पास कर रहा है 0,0 से, यहाँ से पास कर रहा है 0,b से, और यहाँ से भी पास कर रहा है a,0 से। इस तरह से अगर आपका सर्कल पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा और सेंटर क्या हो जाएगा। तो सेंटर होता है a/2, b/2। ठीक, हमेशा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा फट से मारना a/2, b/2। रेडियस अक्सर पूछता है या डायमीटर, तो रेडियस याद रखना √a² + b² / 2, √a² + b² / 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और डायमीटर पूछेगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना। ठीक, तो यानी √a² + b² डायमीटर, और रेडियस पूछे इस प्रकार के सर्कल का जो 0,0 a,0 0,b से पास करे तो √a² + b² / 2। इक्वेशन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, x² + y² माइनस का x माइनस का by बराबर 0। जैसे मैंने कहा कि 0,0 2,0 और 0,3 से पास करने वाले सही सर्कल का इक्वेशन बताओ। तो कुछ नहीं करना है, x² प्लस में y² माइनस का ax, यानी कि ये वाला a है तो माइनस का 2x, और माइनस का by यानी कि 0,b है तो माइनस का 3y बराबर 0। ये इक्वेशन हो जाएगा। कहूँ कि इसकी रेडियस बताओ, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 √2 इसका रेडियस हो जाएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2a5 + c बराबर 0। अब इसमें सेंटर और रेडियस पूछता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरल का देखा। तो सेंटर मैंने निकालने सिखाया था कि x के कोएफिशिएंट का आधार कर x के कोएफिशिएंट का आधा करके साइन चेंज कर दो। तो x के कोएफिशिएंट का आधा करके साइन चेंज करोगे, y के कोएफिशिएंट का आधा करके साइन चेंज करोगे तो सेंटर निकल आएगा। और जो सेंटर निकलेगा उसके स्क्वायर को जोड़ लो, जो यहाँ पे कांस्टेंट रखा है उसके आगे निगेटिव साइन लगा दो और उसका रूट ले लो तो रेडियस निकल आएगा। अब पूछता है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, जैसे मैंने एक वृत्त बना दिया और मैंने कहा कि ये वृत्त एक्स इंटरसेप्ट काटता है, सपोज दैट इतना एक्स इंटरसेप्ट काटता है, या मैंने कह दिया कि यहाँ पे आपका एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को ऐसे काट के निकल जाता है, तो ये इंटरसेप्ट है एक्स आपका अगर, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं, लेंथ क्या होगा, 2√g² - c, 2√g² - c, और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट 2√f² - c। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका मान लो कोई लाइन दिया है y = mx प्लस में c, ठीक है, अगर और आपके पास वृत्त दिया है x² + y² बराबर r², तो कहने का मतलब है ये लाइन इस पर टेंजेंट कब होगी, यानी कि कोई वृत्त पर एक लाइन टेंजेंट कब होगी, उसकी कंडीशन होती है c बराबर +-r√m² + 1। तो इसको देखे रहिए, पेपर में आएगा तो इसको गोला करके चलाइएगा। क्या होता है कंडीशन, c बराबर +-r√m² + 1। चलो पैराबोला देखते हैं हम लोग, पैराबोला देखते हैं। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 4ax - x1। कब, जब वर्टेक्स आपका x1 y1 पे होता है, 0 0 पर होगा तो y बराबर 4ax इसका आंसर होगा। अब आओ, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड ऑफ पैराबोला मेकिंग एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी अगर आपका कोई पैराबोला है, सपोज दैट आपका कोई पैराबोला है, ठीक, और उसका कोई फोकल कार्ड है, सपोज दैट फोकल कार्ड ये है, और वो फोकल कार्ड जो है अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो उस फोकल कार्ड की जो लेंथ होगी 4a cos² अल्फा, 4a cos² अल्फा, 4a cos² अल्फा, याद रखना। अब देखो पैराबोला का इक्वेशन है और यहाँ पे लाइन का इक्वेशन है और कंडीशन है अलग अलग। क्या है, y² बराबर 4x है, y बराबर x + c है। जब c की वैल्यू a/m से छोटी होगी तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी पैराबोला पर। जब c की वैल्यू a/m के बराबर होगी तो टेंजेंसी होगा, यानी कि जो लाइन होगी टेंजेंट होगी पैराबोला पर। c > a/m इसका मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग हुआ। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जब आपसे कोई पूछे, सपोज सर्किल का इक्वेशन दिया और पूछे कि एक पॉइंट है x1 y1, ये सर्किल के कहाँ है, तो इस पॉइंट को डायरेक्ट इक्वेशन में आप रखिएगा। अगर सर्किल के जो इक्वेशन में रखने पर s1 निकलेगा, जो उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है, लेस देन 0 आती है तो क्या कहते हैं इक्वल देन 0 आती है अगर तो टेंजेंट है, ग्रेटर देन 0 आती है तो नॉन इंटरसेक्टिंग है, अगर लेस देन 0 आती है तो इंटरसेक्टिंग है। ठीक, इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एलिप्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। इक्वेशन एलिप्स का x² + x² + y² b² बराबर 1, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इक्वेशन पूछा जाता है क्वेश्चन वो होता है कि एलिप्स के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बताओ। इक्वेशन दे दिया x² / 5
प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 6 बराबर 1। अब पूछा इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर होता है पाई अपॉन 2ab। तो कुछ नहीं करना, पाई अपॉन 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है ना, तो ए की वैल्यू √5 मल्टीप्लाई बाई √6। तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आप निकाल लीजिए। मैं देखो बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 36 बराबर 1 है। इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बताओ, तो पाई बटे 25 का √5 मल्टीप्लाई बाई 36 का √6, तो पाई बटे 30 इसके द्वारा घेरा गया एरिया हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई अपॉन ए बी तो नहीं पता है, पाई अपॉन 2ab होगा, 2ab सॉरी, अगर ए बी बता दिया हो तो पाई अपॉन 2ab होगा 2 × 5 × 6, तो 2 पंचे 10 छंग 60, तो पाई अपॉन 60 इसका आंसर हो जाएगा। एरिया घेरा गया किसी इसके द्वारा पाई अपॉन 2ab होता है शायद, ठीक है। अब देखते हैं फोकस क्या होता है एलिप्स का। फोकस होता है प्लस माइनस ए ई कामा जीरो पर, प्लस माइनस ए ई कामा जीरो पर फोकस होता है। और अगर आपसे कोई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछे एलिप्स के केस में, कौन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, तो डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई होता है। ये ई है, ई, ठीक है। अब देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एसेंट्रिसिटी का। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला जो एलिप्स के केस में होता है √1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, जहाँ पर ए है ग्रेटर देन बी है, मतलब बी आपका छोटा वाला है। तो आप याद रख सकते हैं ई बराबर √1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर बटे में बड़े वाले का स्क्वायर। इससे भी आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। अब देखो, जो फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिससे हम कॉनिक जनरेट करते हैं, वो अगर एलिप्स के केस में देखें तो PS1 प्लस PS2 2a के बराबर होता है, यानी ए गुण का 2a के बराबर होता है। अगर हाइपरबोला के केस में देखें तो इन्हीं का अंतर 2a के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। कंडेंसी ऑफ टेंजेंसी इसमें होता है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या, प्लस माइनस √a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा झलक देखे रहो, कहीं पेपर में आएगा तो मार देना। हाइपरबोला देखते हैं, इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। एलिप्स के केस में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। इसेंट्रिसिटी √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था। एलिप्स के केस में यहाँ प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे प्लस 2 दिया था, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट लाइन का डिस्टेंस माइनस में देकर डिफरेंस जो है वो 2 दिया है। अब देखो, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखो फिक्स क्वेश्चन है, √2 होता है। किसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है, उत्केंद्रता होती है अतिपरवलय का, किसी अतिपरवलय का उत्केंद्रता जो होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का उत्केंद्रता जो होती है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, √2, ठीक है, याद रखना इसको। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से ही। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट खाली बचे, बाकी सब जीरो हो जाए, एक चीज़। अगला देखते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई आपको मैट्रिक्स दे दे, ट्रेस पूछे उसका, तो डायगोनल एलिमेंट को आप जोड़ दो, 2 3 5 4 9, तो निकल के आया उसका ट्रेस। ए बराबर आपको दिया है ABC, खाली अगर डायगोनल है इसके जीरो नहीं है, ठीक है, बाकी सब जीरो है। अगर इसका रेसिप्रोकल आपसे पूछता है तो इतना याद रखना कि डायगोनल ही उल्टा हो जाता है, 1/b 1/c, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ट्रांसपोज लेने पर वही आ जाए, वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है कि कॉलम को रो में, रो में कॉलम का बदलो तो वही मैट्रिक्स आपको दिखाई दे। इसकी सिमेट्रिक क्या होता है, ए का ट्रांसपोज लेने पर माइनस ही आ जाए। और ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ इसकी सिमेट्रिक की जीरो। अगर आपसे कोई पूछता है, इस मैट्रिक्स दे दिया मैंने आपको, दे दिया मैट्रिक्स, सपोज दैट, एक मिनट, 1 0 0 0 1 0, एक मिनट, ऐसे नहीं, 1 यहाँ पे 0 1 1 और 1 0 1 और 0 0 1, ठीक है। ये मैंने कहा किस प्रकार का मैट्रिक्स है, तो देखो डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 100%। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आप किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई कराएं, मैंने क्या कहा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहा, एक मैट्रिक्स ले लीजिए आप, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दीजिए, और उसका मैट्रिक्स का उसी का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराइए, अगर आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। सपोज दैट 2x2 का मैट्रिक्स आपने लिया और उसको उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराया, आपको मिल गया 1, 0 0, 1, तो वो आपका ऑर्थोगोनल कहलाता है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, कि अगर आपको ए अगर दिया है कोई मैट्रिक्स और वो ऑर्थोगोनल है, तो ए की पावर n जो होता है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको याद रखना, ए इतना दिया हो और ए की पावर n पूछे, तो n जो होता है उसको थीटा के अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दे, cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। और ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है आपका, ऑर्थोगोनल, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स लिखो, चाहे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखो, सेम ही है, ठीक। ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स लिखो,
चाहे आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर इन्वर्स करो, चाहे इन्वर्स लेकर ट्रांसपोज करो, उसका इक्वल आंसर आता है। ठीक, ये भी प्रॉपर्टी है। ए बी सी का इन्वर्स क्या होता है? सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी ऑर्डर चेंज हो गया। ए की पावर n माइनस वन, यानी किसी मैट्रिक्स की पावर n करके उसका इन्वर्स निकालो, या तो उसका इन्वर्स निकालने के बाद उसकी पावर n करो, ये भी दोनों सेम ही होता है। किसी का डिटर्मिनेंट निकाल लो ट्रांसपोज का, या उसी का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल लो। तो किसी का डिटर्मिनेंट अगर ट्रांसपोज का निकालो और उस मैट्रिक्स का वैसे भी डिटर्मिनेंट निकालो, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार फार्मूला। ठीक है, मैंने कहा था इसको रटाया भी है। कोई कांस्टेंट अगर किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई है, उसको बाहर निकालेंगे तो k की पावर n के रूप में आएगा। अब देखो, एडजॉइंट का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी एडजॉइंट लगा है तो जितने एडजॉइंट लगे हैं और डिटर्मिनेंट पूछा है उतनी पावर डिटर्मिनेंट एक ही ऊपर चढ़ा दो। जैसे पूछा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस वन। एक और एडजॉइंट यहाँ पे लगा दिया गया तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन एक और गुणा कर दी गई, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। ये भी याद रखिए। डिटर्मिनेंट एक, देखो ए की पावर n का डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे डिटर्मिनेंट निकाल के पावर n करो, वो भी सेम ही होता है। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n इंटू आई होता है। इसको भी आप याद रखिए। ठीक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। सम इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है कि एंगल मेड बाई हावर एक्स एंड मिनट वाई हैंड। जैसे मैंने पूछा कि 3:15 आपकी घड़ी में हो रहे हैं, तो आप बताइए कि कितना एंगल बन रहा है इसमें मिनट एंड आवर के हैंड के बीच में। तो आप कैसे बताएंगे उसको? तो उसका एक फार्मूला होता है जो यहाँ पे लिखा है, शॉर्टकट फार्मूला है, बहुत कम लोगों ने इसको बताया है। 30 डिग्री एक्स माइनस 11y/2। ठीक है, तो ये आप जान सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ। जैसे मैंने कहा कि 3:15 हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। रख दो 30 × 3 माइनस में 11 × 15 अपॉन में 2। सॉल्व करने पे जो आंसर निकलेगा उतने ही डिग्री का कोण मिनट एंड आवर हैंड के बीच में बना होगा। स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोड बराबर क्या होता है? मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन होता है। स्टार बनाओ, रट लो, हो सकता है पेपर में 3-4 ऑप्शन में ये आ जाए। मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। याद रखो, वेरियंस को सिग्मा स्क्वायर से दर्शाते हैं। इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है सिग्मा xi स्क्वायर बटे n माइनस x बार का होल स्क्वायर। जैसे मैंने आंकड़े आपको दे दिए, सपोज दैट 1 2 3 4, ठीक है, 5। अब मैंने कहा कि सिग्मा स्क्वायर निकालो या वेरिएंस निकालो, तो क्या करेंगे आप? पहले सिग्मा xi स्क्वायर निकालेंगे, यानी पहले इन सबका स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद इनका मीन ले लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे सबको स्क्वायर करके जोड़ के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और माइनस में x बार का होल स्क्वायर लिखा है, यानी नंबर को जोड़ेंगे बटे सम ऑफ नंबर से डिवाइड करेंगे तो मीन निकल गया। उससे उसके स्क्वायर से घटा देंगे, निकलेगा। ये शॉर्टकट फार्मूला है, इसको लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। अब जो सबसे डिमांडिंग टॉपिक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन फिक्स है, उसके बिना पेपर नहीं बन सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखते हैं, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई की पावर 4n बराबर 1 होता है। मैंने आपको ये पूरी चीज़ में पढ़ा चुका हूँ, आपको खाली रिवीजन करवा रहा हूँ। 4 कॉन्जिक्यूटिव आई की पावर अगर हो, आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4, या आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3, तो ये आपका 0 आता है। ओमेगा की पावर 3n बराबर 1 होता है, तो इसका मतलब ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 2 बराबर 0 होगा, यानी ओमेगा की 3 कंजिक्यूटिव पावर्स का सम 0 होता है। आयोटा की पावर आयोटा अगर आपसे पूछ ले, अगर आपके ऑप्शन में पूछे कि आयोटा की पावर आयोटा क्या होती है, तो ई की पावर माइनस पाई/2 होती है। इसको रट्टा मान लो अभी कि अभी आयोटा की पावर आयोटा, ई की पावर माइनस पाई/2। आर्गूमेंट के कंसेप्ट पे आते हैं। क्या होता है आर्गूमेंट में? सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले आप इसका थीटा निकालेंगे, तो थीटा क्या निकलेगा? tan इनवर्स y/x करके। ठीक है, अगर और इसमें खाली मैग्नीट्यूड वाई और एक्स की जगह रखने हैं। अगर यहाँ पे एक्स माइनस आयोटा होता तब भी y/x ही यहाँ होता, माइनस y/x नहीं होता। तो थीटा निकालेंगे। अब आप चेक करेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, और क्वाड्रेंट के अनुसार इस थीटा का आर्गूमेंट का मान होगा। देखो कैसे, अगर फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थीटा की वैल्यू जो आर्गूमेंट के निकालो वही आपका आर्गूमेंट हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब अगर दूसरे क्वाड्रेंट में आपका चला गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पे जो आर्गूमेंट प्रिंसिपल होगा वो पाई माइनस थीटा होगा, यानी तो जो थीटा की वैल्यू आपने निकाली वो पाई में से घटाई जाएगी, तब आपका आर्गूमेंट आएगा। अब देखो, इसी का निगेटिव यहाँ होता है और इसका निगेटिव यहाँ होता है, तो इसको आप याद रखते हैं माइनस पाई प्लस थीटा माइनस थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार ये आर्गूमेंट चेंज होता रहता है। आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा, याद रखो ओमेगा का आर्गूमेंट 2π/3 120 डिग्री, और ओमेगा स्क्वायर का आर्गूमेंट 4π/3 240 डिग्री, और जो इसका दुगना है, मतलब 120 का दुगना ही तो है, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर के आर्गूमेंट की दुगनी आधी है, यानी ये यहाँ पे 240 का है, 120 का है।
लॉग जेड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई का अगर लॉग मैं पूछूं आपसे कि लॉग क्या होता है, तो इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका निकालने का, लॉग जेड बराबर होता है लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस में आयोटा थीटा। थीटा क्या है? आर्गुमेंट है, वो भी प्रिंसिपल। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसमें भी आपको मदद मिल सकती है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं। अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन टू कामा प्लस माइनस आयोटा रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन टू। ठीक है, ये आप याद रखिए, शॉर्टकट फार्मूला है। डायरेक्ट ही आप अंडर रूट जैसे पूछ लिया आपने, आपसे किसी ने 2+3 आयोटा का निकालिए अंडर रूट, तो इसमें ए बी की वैल्यू रखिए और आंसर पाइए। चलिए, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड पावर्स इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे मैंने क्या कहा, आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 5 बराबर 0 होगा, आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 बराबर 0 होगा। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, अगर वो इवन है तब भी सम 0, अगर वो ऑड है तब भी सम 0 आयोटा के केस में। अब देखो, ये सारे फार्मूले मैंने आपको पहले ही रटा दिया। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा होता है, 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा होता है। तो इन सबको आप याद रखिए कि इंपॉर्टेंट डायरेक्ट काम आ जाए आपको। रूट आयोटा का वैल्यू बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2। रूट ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू जुबान पे होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2। ठीक है, अब सुनो, आयोटा की पावर 1/3 की वैल्यू जुबान पे होनी चाहिए, √3 प्लस आयोटा बाई 2। और आयोटा की पावर -1/3 भी याद होना चाहिए, √3 माइनस आयोटा बाई 2। बहुत ईजी है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये याद रखिए, कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर, तो 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस कॉन्जुगेट जेड, ये जेड ही के बराबर रहता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई ही होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का कॉन्जुगेट बराबर जेड ही होता है। अब देखो, जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कुछ प्रॉपर्टी देखो, जेड की पावर एन करके मॉडल निकालो, चाहे मॉड निकाल के पावर एन करो, सेम ही होता है। Z1 Z2 है, अगर कहीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके मॉड लेना है, तो क्या कहता है कि पहले मॉड ले लो दोनों का, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे देखो, अगर किसी का डिवाइड करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके मॉडल्स लेना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले उनका मॉडल निकालिए फिर डिवाइड करिए, और ये आसान है। जैसे मैंने आपको दे दिया, एक मिनट, 2+3 आयोटा एक नंबर है, और बटे में दे दिया 3+4 आयोटा एक नंबर है, और इसका मॉड निकालने दे दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसका मॉड निकाल लो, √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, यानी √4 + 9 बराबर √13, और बटे में इसका मॉड निकाल लो तो ये 5 आएगा, तो √13/5 इसका आंसर हो जाएगा। वरना आप कैसे निकालते, डिवाइड करते तो पूरा घपला हो जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स है, आपके पेपरों में कल देखने को मिलेगा। ठीक है, जेड आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल देन एरिया हाफ मॉड जेड स्क्वायर, रट्टा मारो अभी के अभी। ऑप्शन नंबर सी होगा, अगर आप में आएगा तो सी लगा के आना। हाफ मॉड जेड स्क्वायर, हाफ मॉड जेड स्क्वायर, हाफ मॉड जेड स्क्वायर, हाफ मॉड जेड स्क्वायर, रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो। रिलेशन एंड फंक्शन से दिखते हैं थोड़े फार्मूले, बस थोड़ा सा ही बचा है यार, 2-4-10 मिनट और दीजिए, बस फार्मूले लगभग खत्म है आपके। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर एन ए क्रॉस एन बी। जैसे मैंने कहा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 5 है, ए से बी पर रिलेशन बताओ, तो 2 की पावर 6 × 5 बराबर 2 की पावर 30 रिलेशंस। ठीक, ये भी आप याद रखिए। 3D ज्योमेट्री पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। इफ़ एनी पॉइंट ऑन स्पेस ए कामा बी कामा सी, जैसे यहाँ पे मान लो ए है, बी है और सी है। ठीक, अब उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, सपोज दैट यहाँ है एक्स एक्सिस, इससे इसका डिस्टेंस अगर हम पूछेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस, तो एक्स वाले को भूल जाओ, √b² + c²। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई वाले को भूल जाओ, √a² + c²। जेड एक्सिस से पूछे तो जेड वाले को भूल जाओ, √a² + b²। ये डिस्टेंस है, ठीक है, पॉइंट का एक्स वाई जेड एक्सिस से। प्लान से पूछे, जैसे ए कामा बी कामा सी है, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस पूछे तो एक्स को काट दो, बी को काट दो, सी आंसर आ जाएगा मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है, जैसे मैंने पूछा 2 कामा -3 कामा -4 है, इसका बताओ कि वाई जेड प्लेन से कितनी दूरी है। तो वाई जेड प्लेन से पूछा है तो वाई को काट दिया, जेड को काट दिया, तो आंसर निकल के आया। जेड एक्स, अगर जेड एक्स से पूछता तो एक्स को काटते, जेड को काटते, -3 का मॉड ले लेते तो 3 आंसर निकल के आता। ठीक, इस तरह से आप प्लेन से किसी पॉइंट की दूरी को बता सकते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो अगर आपका, ठीक है, ए बी सी का, तो अगर एक्स एक्सिस के तरफ निकालना है तो a, 0, वाई एक्सिस पर निकालना है तो 0, b, 0, जेड एक्सिस पर निकालना है तो 0, 0, c। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए करना।
एक्स वाई प्लेन पे आप फोटा परपेंडिकुलर निकालते हैं किसका, ए कामा बी कामा सी का, तो निकल के आता है ए कामा बी कामा जीरो। वाई जेड प्लेन पे फोटा परपेंडिकुलर जीरो कामा बी कामा सी, जेड एक्स पे निकालेंगे तो ए कामा जीरो कामा सी। ठीक, ये कंसेप्ट है। इमेज पर देखते हैं, ए बी सी अगर आपका पॉइंट है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष इमेज निकालते हैं तो एक्स वाला एज इट इज उतर आएगा और बाकी जो दोनों उतरेंगे उनका निगेटिव साइन लेके आप उतार दीजिए। ठीक है, ऐसे ही प्लेन पे देखिए होता है क्या होता है, ए बी सी एक पॉइंट है आपका, ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन पर इसका मिरर देखना चाहेंगे, इमेज देखना चाहेंगे तो वाई और जेड की वैल्यू कौन सी है, बी ओ सी, तो बी ओ सी तो पॉजिटिव उतरेंगी लेकिन ए वाला निगेटिव उतरेगा, क्यों, क्योंकि वाई जेड प्लेन था तो अपने को पॉजिटिव रखेगा। अगला देखते हैं सम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और उसके पीरियड याद रखिए, पीरियड से भी क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा सकता है। साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉस एक्स, इनका पीरियड 2 पाई, रट्टा मारो बस और कोई जुगाड़ नहीं है। tan एक्स और कॉट एक्स का पीरियड हमेशा पाई हमेशा पाई हमेशा पाई, tan एक्स और कॉट एक्स का पीरियड हमेशा पाई। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दुनिया का, उसके ऊपर अगर मॉड लगा है तो उसका पीरियड हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जैसे मॉड मॉड साइन एक्स का पाई हो जाता है और साइन एक्स का 2 पाई। साइन के एक्स, अगर साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो साइन के एक्स, जैसे मैंने पूछा साइन एक्स का पीरियड तो होता है 2 पाई। अगर मैंने साइन 3x का पूछ लिया, 3x का साइन 3x का, तो जो 2 पाई है उसको 3 से डिवाइड कर दो, कहने का मतलब ये है। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड हमेशा पाई हमेशा पाई हमेशा पाई। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x, ये होता है साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। रूट tan एक्स प्लस रूट कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो रूट 2 साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी होता है। ये याद रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वालों के लिए अगर मीन निकालना चाहें तो n प्लस 1/2 होता है मीन, 1 2 3 डैश डैश डैश। फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर के लिए मीन n प्लस 1/2, जैसे मैंने आपको दे दिया, आपके पास नंबर है 1 से लेकर के 2 डैश 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 क्या कहते हैं 51 नंबर तक, आप इसका मीन निकालिए तो क्या करेंगे 51 + 1/2 बराबर 26। ठीक, यह आपका मीन निकल के आएगा। अगर कोई वेरिएंस पूछे तो वेरिएंस निकलता है n² - 1/12 से, जैसे आपके पास 1 से लेकर 5 तक नंबर्स हैं। ठीक, नेचुरल नंबर्स, आपसे इनका वेरिएंस पूछे तो क्या करना है, 5 नंबर से ना, तो 5 का स्क्वायर 25 - 1/2 ये 12 बराबर 2, 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर का रूट होता है, वेरिएंस का रूट होता है, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का और फार्मूला देख लेते हैं, बस ये खत्म है हमारा टॉपिक। अगर a प्लस बी प्लस, एक मिनट, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिया है तो आप याद रखिए 1 + tan a 1 + tan b का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 2 आएगा। आई रिपीट, क्या कहा मैंने, a प्लस बी अगर 45 डिग्री है आपका, a प्लस बी अगर 45 डिग्री है तो क्या कर सकते हैं आप, b को 0 रख दीजिए तो ये 45 है गया, b को 0 रखें तो यहाँ पे 1 और a को 45 रखें तो यहाँ पे 2, तो 2 × 1 बराबर 2। इसको आप, मैंने क्या कहा था, वैल्यू पुटिंग की मेरी वीडियोस देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पेन नहीं उठाना पड़ेगा कहीं। a - b बराबर 45 दिया हो, अगर आपको a - b बराबर अगर आपको 45 दिया हो तो इसमें आप b को 0 मान लीजिए, तो b कहाँ गया यहाँ, तो 0 मानेंगे तो tan 0 0 1 ही आ गया और यहाँ पे 1 1 2, तो ये भी 2 ही होता है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो tan b बराबर cot b बराबर 1 होता है, इसको भी रटे रहिए। tan a - tan b उस केस में 2 tan a - b होता है जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है। tan a प्लस tan b 2/sin 2a होता है जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, और वही tan प्लस cot a के बराबर होता है, tan a प्लस cot a के बराबर होता है, क्योंकि tan a बराबर cot ऑफ a माइनस 90 माइनस a। a प्लस बी 90 डिग्री है, अगर आपका a प्लस बी अगर आपका 90 डिग्री है, a प्लस बी आपका 90 डिग्री है तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। a प्लस माइनस बी बराबर अगर आपके पास पाई है तो cos a प्लस माइनस cos b बराबर 0 होता है, इसको अभी आप याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। चलो, c प्लस डी वाला फार्मूला, जैसे हमने पूछा साइन c प्लस साइन डी cos c प्लस cos d, वो उन्हीं में लगाएं आप जिनका सम 60 हो। ठीक है, जिनमें सम 60 होता है उन्हीं में लगाइए, आसानी से आप आंसर निकाल ले जाएंगे। ये देखो हमारे पास एक वृत्त है, अब वृत्त में क्या कहा है, आर रेडियस इसका, थीटा इसके द्वारा बनाया गया चाप के द्वारा एंगल है, तो आप चाप ये वाला जो आर्क है वो कैसे निकालेंगे, थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू में 2πr। ठीक, एल बराबर आर थीटा इसका फार्मूला होता है, 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड और 1 डिग्री 0.0174 बार रेडियन, ये भी आप याद रखिए। वैल्यू वाले क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स है, कल पेपर में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वैल्यू रट के जाइए। ठीक है, जितनी हो पाए। साइन 15 या cos 75 का मान जो होता है √3 - 1/2 होता है, या इसको √6 - √2/4 भी हम कह सकते हैं। cos 15 या साइन 75 का मान √3 प्लस, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, √3 + 1/2 √2, ये √6 + √2/4 हो गया इसका आंसर।
cos 15 माइनस साइन 15 का मान 1/√2 होता है। एज इट इज रट लो स्टार बना के। cos 15 माइनस साइन 15 1/√2, cos 15 माइनस साइन 15 1/√2, cos 15 माइनस साइन 15 1/√2, tan 15 और cot 75 का मान 2 माइनस √3, cot 15 और tan 75 का मान 2 प्लस √3, tan 15 का मान 2 माइनस √3 और cot 15 का मान 2 प्लस √3। tan a प्लस cot a 2/sin 2a होता है, बताया ही। cot a प्लस tan a 2 cos 2a होता है, इसको याद रखिए। cot a माइनस tan a 2 cot 2a होता है। tan 45 प्लस थीटा प्लस tan 45 माइनस थीटा 2/cos 2a, tan 45 प्लस थीटा माइनस tan 45 माइनस थीटा 2 tan 2a। सारे फार्मूले से बस देखो, 22.5 डिग्री का π/8 कहते हैं, 67.5 डिग्री को 3π/8 कहते हैं। साइन 22.5 डिग्री होता है √2 माइनस 1/2√2, ठीक है। cos 22.5 √2 प्लस 1/2√2 का होल रूट। इसको याद कैसे रखेंगे, x बराबर √2 ले लीजिए, तो x बराबर √2 ले लेंगे तो साइन 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री का जो मान होगा x बराबर √2 लेने पर हो जाएगा √x माइनस 1/2x, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वो नहीं था, इंपॉर्टेंट ये है साइन 22.5 याद रखिए √2 माइनस 1 होता है और cot 22.5 बराबर √2 प्लस 1 होता है। साइन 22.5 √2 माइनस 1, cot 22.5 √2 प्लस 1। ये 18 डिग्री π/10 होता है और 72 डिग्री जो होता है 2π/5 होता है। इनका रेडियन में भी वैल्यू याद रखिए। साइन 18 √5 माइनस 1/4, cos 18 √10 प्लस 2√5/4, tan 18 √5 माइनस 1/10 प्लस 2√5 का होल रूट। इसको डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, साइन बटे cos को, तो उसका तो हम निकाल ही लेंगे। आओ अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या देखते हैं, डोमेन रेंज देख लेते हैं। साइन एक्स का डोमेन -∞ से ∞, रेंज -1 से 1 क्लोज इंटरवल। cos एक्स का रेंज सेम होता है और सेम होता है इसका डोमेन भी। tan एक्स का जो डोमेन होता है -∞ से ∞, लेकिन उनमें 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि tan एक्स साइन बटे cos होता है और cos 90 जो होता है 0 होता है, यानी cos ऑड मल्टीपल पर 0 होता है, वो अनडिफाइंड आ जाएगा, तो इसलिए डोमेन से हटा देते हैं। और -∞ से ∞ tan एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि tan एक्स बराबर 10,000 लिखा है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। sec एक्स की वैल्यू -∞ से ∞ -2n+1 π/2, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि sec एक्स भी 1/cos होता है, cos 0 नहीं होना चाहिए। और रेंज होता है -∞ से ∞, लेकिन उसमें -1 से 1 की सारी वैल्यूज़ को हटा देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 to 1, यानी 1 और 1 को आप ले सकते हैं। क्यों ऐसा किया हमने? जैसे हमने लिखा कि sec एक्स बराबर, सपोज दैट इसका वैल्यू आ गया हमारे पास -1 के 1 के बीच हटाए हैं, जैसे 1/2, तो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो 2 आ गई, जबकि cos की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसलिए इसको हम -1 से 1 की सारी वैल्यूज़ को हटा देते हैं। बट एक और एक को नहीं हटाते, क्योंकि sec एक्स बराबर 1 है तो cos एक्स बराबर 1, जो कि पॉसिबल है। cos एक्स की वैल्यू -∞ से ∞ -nπ माइनस करते हैं, क्योंकि cos एक्स 1/sin x होता है और sin x nπ पर 0 होता है, तो इसलिए हमने nπ इसके इंटरवल से हटा दिया है। इसका भी रेंज -1 से 1 को घटा दीजिए, -∞ से ∞ से लेकर के। cot x की वैल्यू जो होती है, डोमेन होता है -∞ से ∞ -nπ, और इसका जो रेंज होता है वो भी tan की तरह -∞ से ∞ होता है। अब देखिए tan 22.5, तो इसका सबका मैंने आपको मान रटा ही दिया है, ठीक। मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे मैंने मिनिमम मैक्सिमम भी रटा दूंगा आपको। sin x की मिनिमम वैल्यू -1 और +1 मैक्सिमम, cos x की बस 7, tan x की -∞ से ∞, cot x -∞ से ∞, sec x -∞ से ∞, cos x -∞ से ∞, मॉडलेस sin x की मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम 1, मॉडलेस cos x की मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम 1, मॉडलेस tan x की मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम ∞, मॉडलेस cot x की मिनिमम 0 मैक्सिमम ∞। सेक मॉड लिखा हो या cos मॉड लिखा हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 to 1 होती है। देखो सेक एक्स का मॉड लिखा हो और उसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो 1, cos एक्स का मॉड लिखा हो उसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो 1, बाकी मैक्सिमम वैल्यू ∞ ही होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे के सारे इसमें को पॉइंट कवर कर दिए हैं, लगभग सारे आपके फार्मूले में करवा चुका हूँ। तो ऑल द बेस्ट, और पेपर की प्रिपरेशन करते रहिए। ये वीडियो आपका मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ 9:43 हो रही है, आपको 10 बजे तक मिल जाएगा। 2 घंटे में इसको सारे के सारे लोग देख लीजिए, उसके बाद सोइए आराम से, सुबह पेपर देने जाइएगा या कहीं भी जाइए आप इस वीडियो को जरूर देख के पेपर देने जाइएगा। कुछ अभी तक पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई फ़र्क नहीं, ये वीडियो आपको मुझे बहुत हेल्पफुल है। आपके पेपर में इससे कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे गारंटीड, तो इसको देख के जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। और मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा आपको भरोसेमंद तरीके से आशीर्वाद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और पेपर करके आइएगा तो बताइएगा अपना अपना रिस्पॉन्स सब लोग, ठीक है। हम लोग मेहनत खूब किए गया है, बाकी पेपर आपका अच्छा जाएगा, परेशान मत होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम किसी दिन लाइव आएंगे और आपसे चर्चा चलेगी बढ़िया लाइव, एकदम झक्कास रूप से। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। सेंटर वेंटर ढूंढ लीजिएगा, पानी की बोतल वगैरह लेके जाइएगा और इत्मीनान से पेपर दीजिएगा, मस्ती के साथ, ठीक है। एकदम कि पढ़े हैं यार, क्या आएगा, उड़ा देंगे। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।